जैसे ही कोई थोड़ा क्रिटिकल केस होता था तो उनको बाहर शिफ्ट करना होता था। मैं तो इंटर्न हूँ भाई, मुझे थोड़ी कोई क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, अपन लोगों ने तो थोड़ा बहुत जो सीखा है पढ़ा है उसके अनुसार करते हैं। बोले नहीं सर, अपन को करना तो पड़ेगा, वो ना तो बाहर ले जा सकते हैं और नहीं करेंगे तो बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे। और थोड़ा रिस्की काम भी था, भीड़ थी। उस भीड़ ने मतलब लिटरली मेरे जीवन में अब तो आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे उन लोगों को जो मेरी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने जो उसका रिप्लाई दिया, जैसे ही मैं बाहर निकला और सबके बीच में खबर आई कि भाई सक्सेसफुल हो गया, उन लोगों ने मुझे ऐसा लिटरली उठा लिया और 2-3 लोग माला वगैरह लेके आए थे, उन्होंने माला पहना दी। और जिसके हाथ में जितने भी पैसे थे, किसी के में 10 रुपए का सिक्का, किसी के में 5 रुपए का नोट, किसी के, मेरे दोनों पॉकेट भर दिए। एक जान आप बचा देते हो और जिन लोगों को वाकई आपकी ज़रूरत है, अगर आप वहाँ उस दिन होते हो तो उससे ज़्यादा जॉयफुल और कोई काम नहीं। कंपैरेटिवली साउथ में ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का कि उन लोग की इच्छा शक्ति भी ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं। तो जो स्टोन्स है जो सबसे कॉमन है, लाइफस्टाइल क्या कोई रोल प्ले करता है? स्टोन किसी तरह की स्पेसिफिक पानी अच्छे से नहीं ले रहे हैं, यूरिन की क्वांटिटी अच्छी नहीं बन रही है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जा रही है, तो उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे, स्टोन बना देंगे। तो खाने पानी के मतलब ऑक्सलेट क्रिस्टल ही ऐसे होते हैं? नॉन वेज प्रोटीन, एक्सेसिव सॉल्ट और ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये 3 चीज़ें अगर आप माइनस कर दीजिए और वाटर को ऐड कर दीजिए तो स्टोन बनने के चांस कम है। ऐसे कुछ अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं? बिल्कुल, कई बार शायद कुछ लोग कितनी स्टेज पे पता पड़ जाता है किडनी स्टोन बने हैं, ये लोग अवॉइड करते हैं। जिनको पता चल जाता है वो दे आर लकी। सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलूँगा, आई हैव बीन वेरी लिबरल इन एम्प्लॉइंग पीपल। गाँव में और छोटी जगह पे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, उनको कोई कभी मिलने नहीं गया उनसे। सोशल मीडिया आज की जनरेशन बहुत देखती है। एक बहुत वीडियो वायरल होता है जिसमें कोई बाबा झाड़ता है और पीछे से पत्थर निकाल कर देता है पथरी में तो लोग वो जानना चाहते हैं व्हाट इज ट्रुथ बिहाइंड दैट। आपके पास 20 सांप काटने वाले लोग आएंगे और आप कोई भी मंत्र पढ़ दीजिए, उन 19 लोगों को ठीक हो जाएंगे। एक जो उसमें पॉइजनस स्नेक होगा वो नहीं बचेगा, तो फिर उनको ये भी मिल जाता है, अच्छा चलो ठीक है 19 को तो बचा दिया, एक को नहीं बचा पाएगा। सेम थिंग हैपन विद दिस। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो शायद हम लोग बजाय हॉस्पिटल खोलने के ऐसे एक आध बाबा को हायर कर लेते थे। सर, एक क्वेश्चन हमारे MBBS स्टूडेंट्स का रहता है, एक यूरोलॉजिस्ट कमाता कितना है? तो इसका आंसर उनको मोटिवेट करेगा कि उन्हें ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करनी है। कोई मेडिकल की ऐसी ब्रांच नहीं है जो अच्छा कमा के ना देती है। मुझे आप किसी भी ब्रांच का नाम लेके देखिए, बहुत सारे मेल्स अच्छे टॉप लेवल के गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि भैया अपनी सेहत को ख्याल रख लें, है ना। क्या है कि पैसा तो सब कोई कमा सकता है, पैसा हाथ से चलो जाएगा कछु नहीं, शरीर अगर हाथ से चलोगा तो कछु नहीं बचे। अब पूरे शरीर की गारंटी तो हम नहीं ले रहे, लेकिन किडनी की हम बताए दे रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द मेट्रो। आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड बिल्डिंग की। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, क्लिनिक स्टार्ट करते हो, हॉस्पिटल, शॉप, रिटेल, एनीथिंग, आजकल हर कोई ब्रांड की बात कर रहा है। हर कोई आपके पास आ रहा है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, रिटेल मीडिया हो, कि आइए हम आपका ब्रांड बनाने में हेल्प करेंगे। इसी फेज में अगर आपसे मैं बात करूं कि एक डॉक्टर विथ नो बिजनेस बैकग्राउंड, उन्होंने एक टियर 2 टाउन जबलपुर में आज से 7 साल पहले एक ब्रांड को इस्टेब्लिश किया, इसका नाम है पथरी। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही इंटरेस्टिंग है हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अंकित फुस्केले, जो कि पेशे से एक यूरो सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने जब ब्रांड बिल्डिंग करी उस समय इतनी स्ट्रेटजीज भी नहीं थी ब्रांड के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तो आज के इस एपिसोड में हम उनसे सीखेंगे कि एज अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर इन द फैमिली कैसे उन्होंने इन बिजनेस लेसन्स को इम्प्लीमेंट किया अपनी जर्नी में, कैसे ब्रांड को इस्टेब्लिश किया। सेकेंडली उनसे ये भी जानेंगे कि किडनी स्टोन्स और पथरी को कैसे होने से रोक सकते हैं, क्वेश्चन एंड नॉलेज रिगार्डिंग राइजिंग केसेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, कैसे वो होते हैं। तो इस एपिसोड को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें इस तरह के और एपिसोड को बनाने में हेल्प मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। फिर अंकित सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग अक्षय,
मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक तो आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए कंसीडर किया है, और दूसरी बात आपने हमारे जो पथरी ब्रांड है उसको कंसीडर किया कि इसको पॉडकास्ट के जरिए दूसरों तक ये बात पहुँचाएँ। मैं आप सबका आभारी हूँ इसके लिए। नहीं सर, एक्चुअली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो ये टियर 2 एंड टियर 3 टाउन के हमारी जो यंग जनरेशन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता है कि ब्रांड बिल्डिंग केवल मेट्रोज़ में ही नहीं होती। आप अपने शहर में रह के, अपने लिमिट्स में रह के भी एक लोकल ब्रांड बना सकते हो और उसके ज़रिए अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आपका ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, अटायर, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आई थिंक ये बहुत जम रहा है आपके जो ब्रांड है उससे और आपका ड्रेस अटायर। सो कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस अटायर एज वेल। तो सर, हम आज की जर्नी आपकी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका सफ़र शुरू कहाँ से होता है। जैसे आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, कब पहली बार आपके जहन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? और हम आपसे हर स्टेज, जो भी एक स्टूडेंट आज एक डॉक्टर बनना चाह रहा है या अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाह रहा है, तो जब वो 12th पास होता है या उसके पहले भी अगर एक ख्याल आया हो, फिर एक MBBS लेवल पे, फिर MS एंड सुपर स्पेशलिटी। सो ओवर टू यू सर। अक्षय, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय खोजा है और मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी पूर्वक आपको सारी बातों को उस जर्नी के माध्यम से आपको और सभी श्रोताओं को उस तक ले जाने की कोशिश करूंगा। जी सर। जो मेरा जन्म स्थल है, तो मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के बड़ा मलहरा तहसील के, जिसमें बाया गुहारा को बोल सकते हैं आप उप तहसील, उसमें एक बहुत छोटी पंचायत क्षेत्र है जिसका नाम है ग्राम बमनौरा कला जी। तो मेरा जन्म वहाँ पे हुआ और वो वहाँ की आबादी लगभग 5,000 के लगभग है। और मैं बोलूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं अपने हिंदुस्तान में, तो आप पंचायत को सबसे छोटी यूनिट मान सकते हैं। बिल्कुल सर, छोटी या कहें सबसे बेसिक, छोटी तो नहीं कहूँगा जी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे बेसिक यूनिट है, उन यूनिट से मिलकर के फिर पूरा जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं जैसे आम ग्रामीण जो अपने स्कूल होते हैं प्राइमरी, तो प्राथमिक शाला बमनौरा में मेरा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक का एजुकेशन हुआ। आपने पहले विषय पूछा कि ये डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया जी। तो मुझे लगता है कि शुरुआत की जो 0 से 5 साल की उम्र रहती है, तो उसमें बच्चों का जो एक्सपोजर रहता है उसके आधार पे ही भविष्य के जो है सपने तैयार होते हैं। मेरे पिताजी गांव में छोटे जो प्रैक्टिशनर हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, वो करते थे, और माँ एक आम गृहिणी थी। और पिताजी अक्सर सुनाया करते थे कि हमारे जो बब्बा जी थे वो बहुत बड़े वैद्य हुआ करते थे जी। तो इस तरह की जब स्टोरीज़ में आप रहते हो तो आपके मन में एक इच्छा होती है, सपने जागते हैं कि आपको भी डॉक्टर बनना। और परिवार के कई बार मुझे लगता है कि हम लोग अपने सपने, स्वयं के सपने नहीं जीते हैं, अपने पेरेंट्स के या अपने से जो पूर्वज जो अपने को आशाओं के माध्यम से देखते हैं, हम लोग उनके सपने जीते हैं। तो शायद वहीं पे पहली बार मेरे दिमाग में आया कि अपने को डॉक्टर बनना है जी। तो कक्षा 5वीं का स्कूल गांव में कंप्लीट हुआ और उसके बाद 5वीं के बाद नवोदय विद्यालय, शायद अगर आपने नाम सुना हो। बिल्कुल सर, हर किसी ने सुना है, लाइक जवाहर नवोदय विद्यालय किसने नहीं सुना? यस, अब काफ़ी लोग सुनने लगे क्योंकि अब नवोदय विद्यालय के इतने छात्र अलग अलग फील्ड्स में हैं कि अब सब लोग जानते हैं। बट मैं फिर भी श्रोताओं को बता दूं कि हर ज़िले में एक स्कूल होता है केंद्र सरकार का, जिसमें कि एक छोटा सा IQ टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होता है। और नवोदय विद्यालय हर ज़िले में एक होता था, कुछ कुछ ज़िलों में 2 भी आ गए। रेजिडेंशियल स्कूल हैं, केंद्र सरकार के हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, लॉट भी अच्छी सिलेक्ट करते हैं और अच्छा पढ़ाई का माहौल मिलने से 12वीं तक का कोर्स अच्छा हो जाता है। तो जनरली मैं ये बोलना चाहूँगा कि गांव में जिनकी परवरिश हुई है उनको सबसे अच्छा माध्यम नवोदय विद्यालय ही था उस समय में। अब तो शायद और भी बहुत सारे स्कूल होंगे। तो क्लास 12th तक आते आते तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैथ्स भी अच्छी लगती थी, फिजिक्स भी अच्छी लगती थी, बायोलॉजी भी अच्छी लगती थी। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मैथ्स और बायो दोनों एक साथ लिए। तो जो 12th क्लास है वो मैथ्स और बायो से की। फिर उसके बाद थोड़ा सा ओरिएंटेशन क्लियर हुआ कि नहीं, अब अपने को PMT करना है। तो उसके बाद PMT की तैयारी की, 2 साल तक PMT की तैयारी करने के बाद अच्छी रैंक से सिलेक्शन भी हो गया। ऑल इंडिया में उस समय PMT हुआ करती थी, अब तो नीट आ गया। तो उस समय मेरी 393 रैंक, जो अच्छी मानी जाती थी,
आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस में भी सिलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश PMT में भी सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से मुझे इंदौर का MGM मेडिकल कॉलेज सन 2001 बैच में मैंने ज्वाइन किया। तो आप बोल सकते हो कि डॉक्टरी का जो पहला प्रवेश द्वार है MBBS, वो सन 2001 में शुरू हुआ। सर लेकिन जब इसके पहले आपने 12th में जो कन्फ्यूजन था कि मैथ्स भी अच्छी लगती है, बायो भी अच्छी लगती है, तो उस जो कई बार वही जो पॉइंट होता है ना, जब समझ में नहीं आता कि यार मैथ्स कर लेता तो ये बनूंगा बायो, तो वहाँ पे कैसे डिसीजन लिया कि नहीं PMT करके अब डॉक्टर ही बनना है, मैथ्स को साइड लाइन करना? उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसा मैंने बोला कि बचपन की कोई इच्छा दबी रहती है, तो डॉक्टरी की तरफ झुकाव ज़्यादा था जी। दूसरा, आपके जो सीनियर्स हैं स्कूल में, तो उस समय हमारे स्कूल में ट्रेंड था कि जो भी स्कूल के टॉपर बच्चे होते थे जी, तो वो बायोलॉजी और फिर बाद में PMT ज़्यादा करते थे। अच्छा। और तो सीनियर्स का कुछ गाइडेंस भी मिला, तो फिर उस दिशा में आगे बढ़ गए। तो कभी ऐसा रिग्रेट तो नहीं होता कि वो जो शायद मैथ्स वाली लाइन में चले जाना चाहिए था? नहीं अक्षय, असल में मैं भी आगे की भी जर्नी बताऊंगा जी। मैं ज़िंदगी को जब भी जीता हूँ तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं थोड़ा पॉज लेके चलता हूँ। मतलब मैं जब भी दुविधा आती है तो मैं उसमें तुरंत आगे कदम नहीं बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ। मुझे 6 महीने साल भर रुकना पड़ता है तो मैं रुकता हूँ, और जब मैं एक बार कंफर्म हो जाता हूँ कि मुझे ये करना है तो फिर मैं वो करता हूँ, और फिर जब मैं करता हूँ तो फिर मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है सर्जन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्जन ने अगर एक बार कमिट हो गया कि ऑपरेशन करना है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकते आप। तो एक बार आप कमिट हो गए कि ये करना है तो फिर करना है, और फिर उसमें रिग्रेट की कोई बात ही नहीं है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कई बार स्टूडेंट जो रहते हैं ना, एक बहुत सोच समझने के बाद किसी ब्रांच पे, या जैसे अपने का पॉज नहीं लेके क्विक डिसीजन लेना, और उसके बाद जो रिग्रेट है फीलिंग कई लोगों के दिमाग में रहती है। तो ये मैं एक लेसन इससे लेता हूँ कि कहीं भी आप कंफ्यूज हो तो अपने आप को पॉज दो, चीज़ों को थोड़ा समझने का मौका दो, और अगर एक बार सब कुछ सोचने समझने के बाद आगे बढ़ गए, बिल्कुल तो पॉज लेना चाहिए। बल्कि जैसे मैं बोलूँगा, पॉज का मतलब ड्रॉप लेना। अच्छा। जैसे भाई हम लोग तो 11वीं 12वीं तक शहरों में रहने वाले बच्चों को तो 9th क्लास से कोचिंग और ये सब हो जाता है, और वो बिल्कुल क्लियर माइंड रहते हैं, और 12th क्लास में क्लियर हो जाते हैं। अपने पास ऐसा नहीं था जी। हमें तो भाई 12वीं जब हमारी हो गई तब हमने एकदम माइंड क्लियर किया कि अब तैयारी किस चीज़ की करनी है जी। तो तैयारी किस चीज़ की करनी है, तो तब तैयारी शुरू करने के पहले ही ये क्लियर कर लिया कि भाई अब ये करना है। भले ही उसमें फिर ड्रॉप एक साल तैयारी की सिलेक्शन नहीं हो पाया बहुत अच्छे से, तो दूसरी साल तैयारी करी। तो इस तरह से 2 बार के ड्रॉप में मेरा फिर MBBS में सिलेक्शन हो गया। राइट सर। अब MBBS में आपने बता दिया कि सिलेक्शन हो गया, अब आगे की जर्नी कैसे पड़ी? MBBS के बाद में थोड़ी सी मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं बहुत अच्छी रैंक लेकर के MGM मेडिकल कॉलेज में पहुंचा था, पर मैंने पढ़ाई की जिस तरह की उम्मीद करता है एक स्टूडेंट, मुझे MBBS की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगी असल में। अच्छा। तो मुझे अगर आप देखोगे मेरे MBBS की पढ़ाई में, तो मैं लगभग पासिंग मार्क टच करता था, और मैं कभी किसी टॉपर वाली लिस्ट में नहीं था। जबकि अगर सिलेक्शन की लिस्ट में देखें तो मैं अच्छी रैंक लेकर के गया था। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके मुझे लगता है 1-2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि शायद अपने MBBS की जो पढ़ाई का पैटर्न है, हो सकता है वो स्टूडेंट्स को उतना अट्रैक्ट ना करता हो, या दूसरा मेरा खुद का ओरिएंटेशन भी उस समय तक मैं थोड़ा सा MBBS करते करते, जब मैं प्री फाइनल और फाइनल ईयर तक आया, तब मैं थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के बारे में सोचने लग गया था। मुझे उस समय ऐसा लगा कि यार मुझे MBBS करना है कि MBBS के बाद मुझे कुछ और करना है आगे। तो फाइनल ईयर MBBS तक आते आते मैंने थोड़ा सा मन बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज जाना चाहिए, शायद उसके ज़रिए मैं और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कुछ काम कर सकूं। तो मेरा MBBS में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगा। हाँ, मुझे क्लिनिकल वर्क में मज़ा आता था, तो मैं पोस्टिंग बहुत ज़्यादा था, और पोस्टिंग जा कर के मैं देखता था कि भाई कैन्यूला कैसे लगा रहे हैं लोग। इनफैक्ट मैं प्री फाइनल और फाइनल ईयर में जा कर के अपने PG जो स्टूडेंट्स रहते थे उनके पास जा कर के सूचरिंग का प्रैक्टिस करना, और ये सारी चीज़ें मुझे करने में मन लगता था। तो क्लिनिकल वर्क में मेरा मन लगता था, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट की वजह से मेरा थोड़ा सा मन कम लग रहा था MBBS में असल में। सर ये पार्ट हमारे लिए जानना इसलिए इम्पोर्टेंट बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं जो भी टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, IIT, IIMs, टॉप के मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ के भी बच्चों में एक एक्सेंट्रिक नेचर, उस कॉलेज में इतना अचीव करने के बाद भी कई बार वो लॉस्ट रहते हैं। लगता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं बना था। तो उस फेज से कैसे, जब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज के बारे में इंक्लिनेशन लगा, तो क्या ऐसा आपको कहीं से गाइडेंस था या एक्सपोजर था कि आपने सिविल सर्विसेज सोचा और उसके बाद वापस आप अपनी पढ़ाई की तरफ लौट आए? अब कई बार आप उसको बोल सकते हैं कि
आपको किस डायरेक्शन में जाना है उसके पीछे कुछ घटनाएं रहती हैं जी। तो मेरा ये कन्फ्यूजन चल रहा था। मेरे बैच के लोग तो बड़े अच्छे पढ़ने में थे, सब लोग बहुत सीरियसली प्री पीजी की तैयारी कर रहे थे और अपने यहाँ जो ट्रेंड भी था एमजीएम में कि भाई इंटर्नशिप मतलब फुल पढ़ाई करना है। उस समय क्या हुआ, सन 2006 की बात है, तो हमारे यहाँ नया रूल आ गया कि इंटर्नशिप में जो पहले 2 माह की पीएसएम की पोस्टिंग होती थी उसको 6 माह का करके रूरल पोस्टिंग का एक रूल आ गया। वो हमारे बैच से ही आया था। तो हमारे बैच के लोग बड़े उससे निराश हो गए, कह रहे यार ये क्या है, 6 महीने गांव जाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये अच्छा काम है यार, 6 महीने अब अपने को तो करके आते हैं। तो बहुत रेजिस्टेंस हुआ जी। लोगों ने हड़ताल भी करी कि हम नहीं जाएंगे, 6 महीने गलत थे और उसमें प्री पीजी की पढ़ाई इसका असर होता है। और मैं थोड़ा रिलैक्स था इस मामले में। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाँव भेज दो यार, क्या दिक्कत है अपने को। तो बाई चांस मुझे भेजा गया जोबट करके, झाबुआ ज़िले में एक जगह है, आदिवासी बहुल इलाका है। तो मुझे और मेरे 4 लोगों के लॉट में भेजा गया था। तो 4 लोगों को भेजा गया। बाकी के जो बैच के लोग थे उन लोगों ने आसपास पोस्टिंग ले ली। बहुत सारे लोगों का बस यही था कि वहाँ जाना, साइन करके आ जाना और फिर धीरे धीरे थोड़ी जैसी सेटिंग होती है उसके माध्यम से कि भाई अपना पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना, वहाँ जाके सिग्नेचर करके लौट आना। हमने उसमें भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया और कुछ हमारे साथियों ने एफर्ट लिए, वो चले भी नहीं, क्योंकि वो आदिवासी इलाका था और वहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल थे। तो उनने हम लोग को एक रूम दे दिया और बोले भाई आप लोगों को रुकना है यहाँ। मुझे तो अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 4 महीने यहाँ रुकते हैं, एक्सपोजर लेते हैं। अगर भाई सिविल सर्विसेज भी करना है तो वो तो अभी इंटर्न की बात करना है ना। तो एक बार रूरल हेल्थ सर्विसेज हैं उसका एक्सपोजर तो लिया जाए कि भाई कैसे रन होती है ये सर्विसेज यहाँ पे रूरल एरिया में। तो हम लोग को इंटर्नशिप में एक क्वार्टर दे दिया गया। हम 4 मित्र थे उसमें, तो हम लोग का वहाँ रहना। और हमने जो वहाँ पे जो रूटीन, हमारे सीएमओ साहब थे, बीएमओ बोलते हैं उनको, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने पोस्टिंग लगा दी कि भाई आपको डिलीवरीज़ करानी है, आपको इंजेक्शन्स लगाने हैं, रूरल कैंप्स करने हैं। तो हम लोगों ने खूब काम किया। मतलब मैंने लिटरली जैसा इंटर्नशिप में एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो मैंने वहाँ बैठ कर के पट्टियाँ करना, इंजेक्शन्स लगाना, और मेरा धीरे धीरे और इंटरेस्ट बढ़ा। तो अब अपनी ये रूरल एरिया की ये व्यथा है कि अपने यहाँ डॉक्टर्स की एक्चुअल कमी है जी। अगर आपको ये पता करना है कि भाई डॉक्टर्स का लोगों की लाइफ में क्या योगदान है, तो उसके लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ बाकी डॉक्टरों की कमी है। तो उस इलाके में वाकई डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी। तो मेरे साथ ये घटना हुई कि जब मेरे को 3-4 महीने इंटर्नशिप के हो गए तो मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो गया था। एक्सपर्ट किस मामले में, मैं वहाँ पे जो नर्सेज थी तो मैंने उनके माध्यम से थोड़ा डिलीवरीज करवाना फीमेल्स की, और ये सारा काम मैंने धीरे 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 थोड़ा सा सीख लिया था। जो भी सर्जिकल पार्ट आता था मेरा थोड़ा उससे इंटरेस्ट रहता था। इंजरीज़ वाले, ट्रॉमा वाले केसेस, उनको सूचरिंग करना, फ्लूट लगाना, स्टेबलाइज करना, फिर उनको शिफ्ट करना, बर्न पेशेंट को शिफ्ट करना। मैं एम्बुलेंस में बैठ के खुद चला जाता था। मेरे को मज़ा आता था। मतलब आई वॉज जस्ट एंजॉइंग माई इंटर्नशिप। मुझे कोई पीछे लगेज नहीं था कि मेरे को आगे MBBS की पढ़ाई करनी है, प्री PG करना है। आई वॉज जस्ट टेकिंग माई चांस। उसमें मेरे साथ क्या हुआ कि एक बार एक ऐसी घटना हुई, एक महिला को ट्विन प्रेगनेंसी थी और जोबट में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी। अच्छा, तो जब भी ऐसे कोई पेशेंट आते थे, नॉर्मल डिलीवरी तो सब करा देते थे, थोड़ा बहुत नर्सेज रहती थी। जैसे ही कोई थोड़ा क्रिटिकल केस होता था तो उनको बाहर शिफ्ट करना होता था। अच्छा, बाहर शिफ्ट में ये रहता था कि बाहर शिफ्ट करना एक कॉस्टली काम है भाई। एम्बुलेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बाई चांस एक लेडी को ट्विन प्रेगनेंसी थी और उसको 2-3 जगह से डिनाइल हो गया था आसपास। भाई पहले सबसे पहले छोटे गांव वाली जगह पे कि डिलीवरी, तो उन्होंने बोला बाहर लेके जाओ। फिर हमारे जो हमारा सेंटर था वहाँ पे आए तो वहाँ पे भी उनको डिनाइल हो गया। तो फिर उन्होंने बाई चांस, वहाँ की जो नर्स थी उसने मुझे अप्रोच किया, बोले डॉक्टर साहब आपने डिलीवरी का अच्छा काम किया है, ऐसी ऐसी केस है और ट्विन डिलीवरी होना है कि आप करवा दोगे। तो मैंने बोला मैं तो इंटर्न हूँ भाई, मुझे थोड़ी कोई क्वालिफाइड तो नहीं हूँ। अपन लोगों ने तो थोड़ा बहुत जो सीखा है, पढ़ा है, उसके अनुसार करते हैं। बोले नहीं सर, अपन को करना तो पड़ेगा, वो ना तो बाहर ले जा सकते हैं और नहीं करेंगे तो बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे। थोड़ा रिस्की काम भी था भाई। तो मैं गया तो भाई जब मैं हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में वो लेडी के आने के पहले ही कम से कम 50-60 लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। तो थोड़ा सा पहली बार मेरी ऐसी पब्लिक डीलिंग वाली सिनेरियो बन रहा था जहाँ एक क्रिटिकल पेशेंट है, क्रिटिकल केस है, आपका एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं है और आपको कुछ रिजल्ट देना है। हम गए, हमारा लक मान लीजिए आप या जो भी माने, हम लोगों ने कोशिश करी और एक सक्सेसफुल ट्विन डिलीवरी हो गई। वाह। अब वो ट्विन डिलीवरी हो तो गई। उसके बाद का जो मेरा अनुभव रहा जीवन में, जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ पे जो
भीड़ थी, उस भीड़ ने मतलब लिटरली मेरे जीवन में अब तो आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे उन लोगों को जो मेरी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने जो उसका रिप्लाई दिया, जैसे ही मैं बाहर निकला और सबके बीच में खबर आई कि भाई सक्सेसफुल हो गया, उन लोगों ने मुझे ऐसा लिटरली उठा लिया और 2-3 लोग माला वगैरह लेके आए थे, उनने माला पहना दी, और जिसके हाथ में जितने भी पैसे थे, किसी के में 10 रुपए का सिक्का, किसी के में 5 रुपए का नोट, किसी के, मेरे दोनों पॉकेट भर दिए। तो मैं ये मानता हूँ कि वो पैसे तो अपनी जगह है, जो अप्रिसिएशन मैंने उस दिन देखा मेडिकल फील्ड के लिए पहली बार अपने जीवन में, कि भाई एक जान आप बचा देते हो, जिन लोगों को वाकई आपकी ज़रूरत है, अगर आप वहाँ उस दिन होते हो तो उससे ज़्यादा जॉयफुल और कोई काम नहीं है जीवन में करने के लिए। और शायद वो आप बोलोगे तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, ये काम करना है, अपने को इस फील्ड में काम करना है, डॉक्टर ही बनना है और प्रेफरेबली सर्जन बनना है, क्योंकि फिजिशियन वाला काम तो थोड़ा सा फिर भी रिप्लेसेबल है, सर्जन का स्किल को रिप्लेस करना मुश्किल है और ये इम्पैक्ट लाता है। और फिर मैं वहाँ से जैसे ही मेरे इंटर्नशिप का पार्ट कंप्लीट हुआ, मैं शहर में आया, मेरे एक सीनियर थे जो यूपीएससी की तैयारी करके आईएफएस बने थे, मैंने उनसे मिला, उन्होंने मुझे क्लियर गाइडेंस दिया। उन्होंने बोला देखो भाई, यूपीएससी में आपको पावर मिल सकती है, आप पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन पावर के लिए मत आओ। अगर आपको आना है तो सर्विस के लिए आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी डिसअपॉइंट हो जाओगे। और दूसरा ये कि डॉक्टर की जो पावर है वो एक इंडिविजुअल की स्किल पावर है, और किसी भी सर्विस में आप रहे तो वो इंस्टीट्यूशनल पावर है भाई। वो जब तक आप इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट हो, उस पोजीशन में हो, तब तक काम करेगी। एंड बीइंग अ डॉक्टर आप एक बार स्किल एक्वायर करोगे तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका, एंड यू विल फील द जॉय, यू विल सी द इम्पैक्ट इमीडिएटली रिजल्ट। और वो मैं देख भी चुका था। तो मैं फुली कन्विंस हो गया कि अब मुझे जो करना है कि भाई मेरे को अब आगे की तैयारी करनी है। लेकिन उस समय तक ये हुआ कि चूँकि 6 महीने निकल चुके थे, तो बाकी के बचे 6 महीने थे, तो हमने थोड़ी बहुत तैयारी तो करी, लेकिन कोई पीछे रैंक आई, अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे बैच के सारे लोगों की ऑल इंडिया प्री-पीजी में नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक और बहुत अच्छे ताबड़तोड़ नंबरों से सारे हमारे बैच के सिलेक्ट हो गए। हम कुछ ही लोग बचे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये तो पता था कि हम बैठेंगे 6-8 महीने तो कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट, हाँ उसको आप बोल सकते हो कि ये पॉज था। तो वो पॉज हमने लिया, फिर उसके बाद प्री-पीजी क्लियर करी, और उसके बाद फिर सभी जगह वापस से ऑल इंडिया से भी मिलने की स्थिति बन गई। एमपी में भी सिलेक्शन हो गया, एमपी में भी अच्छी रैंक आई प्री-पीजी में, और सारे ऑप्शंस खुले हुए थे उस समय पर। तो ये होगी सर्जन की स्टोरी। सर्जन बनने के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी, तो वहाँ पे कैसे इंक्लिनेशन हुआ, क्या वहाँ पे एक्सपोजर रहा कि जिससे सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच सेलेक्ट करने का ये अब फिर इसमें भी इसकी भी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। सर्जन बनने के बाद भी ये रहता है कि मेरा प्री-पीजी में सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद एमएस की सीट मुझे जबलपुर की मिली जी। वो मेरे लिए काफ़ी लकी भी रही दोनों मायनों में। एक तो प्रोफेशनली भी, दूसरा मेरी जो वाइफ है श्रद्धा, शी वाज माई बैचमेट। अच्छा। तो उनसे भी मिलना हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि एमएस ने मुझे दोनों चीज़ें दी, मुझे सर्जन भी बनाया और लाइफ पार्टनर भी मिल गया। तो एमएस के दौरान ये था कि एमएस में मैंने मैं सर्जन बनने आया था। मतलब मैंने जबलपुर की उस समय सर्जरी की सबसे जो टॉप सीट मानी जाती थी, और मैंने फर्स्ट सीट उठाई उस समय, और मेरे पास मेडिसिन की भी सीट खाली थी। तो लोगों ने तुरंत ताज्जुब किया सबसे पहले, बोले अरे ये क्या कर रहे हो यार, लोग रेडियोलॉजी उठाते हैं, ऑर्थोपेडिक्स उठाते हैं, पीडियाट्रिक उठाते हैं, स्किन उठाते हैं, जो सर्जरी कहाँ से उठा ली भाई। अच्छा, मैंने तो उठाई ही थी। श्रद्धा मतलब मेरी वाइफ, शी वॉज ऑल्सो पैशनेट फॉर सर्जरी। फीमेल्स में सर्जरी उठाना और भी रेयर इवेंट है। तो मतलब इस तरह से हमने सर्जरी बाय चॉइस लिया। मतलब ऐसा नहीं कि सर्जरी को, कई लोग क्या होता है, मेडिसिन नहीं मिली तो यार सर्जरी ले ली, ऑर्थोपेडिक्स नहीं मिली तो सर्जरी, तो वो वाला किस्सा अपने साथ नहीं था। तो मैं बहुत पैशनेट था काम करने के लिए, तो जबलपुर में सर्जरी ली। सर्जरी का अच्छा डिपार्टमेंट है जबलपुर का, अच्छा एक्सपोजर है हर डिपार्टमेंट में, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी का, पीडियाट्रिक सर्जरी का, सब अच्छा काम होता है। जनरल सर्जरी तो है ही है। हाँ, ये ज़रूर था कि पूरा 3 साल का टेन्योर गुजरने के बाद भी ये क्लैरिटी दिमाग में उस समय भी नहीं आई। असल में मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब MBBS में सिलेक्शन हुआ था तो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे को MS करना है। और जब मैंने MS ज्वाइन किया था तो मैंने कभी सुपर स्पेशलिटी सोचा नहीं था।
मैंने तो ये सोचा था MS कर लूँगा, जनरल सर्जन बनूंगा अपने छतरपुर जिले में या टीकमगढ़ जिले में। सर्जन मतलब सब कुछ है भाई, जा करके सब कुछ सर्जरी करता है सर्जन। मतलब ये दिमाग में MCH या सुपर स्पेशलिटी वाला उस समय तक कोई ख्याल था नहीं। सो दिस इज क्वाइट रेयर आई थिंक। मतलब आजकल के जो न्यू जनरेशन में देखता हूँ, मतलब वो MBBS में एडमिशन लेते हैं तो उनके कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो जाता है, लाइक फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कि मुझे PG में करना है। PG में सिलेक्शन हुआ और फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स सुपर स्पेशलिटी में क्या करना है, लाइक rather than focusing on their current curriculum, नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसमें आप एक बैकग्राउंड को बोल सकते हैं। देखो क्या होता है, जब मैं ऐसी जगह से आता हूँ, ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि मेरे लिए सब कुछ पॉजिटिव है। मतलब MBBS मेरे लिए बहुत बड़ी डिग्री है भाई। मेरे गांव से लेकर के 25-30 किलोमीटर की पेरीफेरी में कोई MBBS डॉक्टर कभी बना नहीं, तो मैं MBBS बन गया, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा। मेरी फैमिली में कोई नहीं बना, मेरे कोई दूर के मतलब कज़िन मामा जो थे उन्होंने रिसेंटली उस समय कुछ उनका हुआ था, बट मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए MBBS बड़ा अचीवमेंट था। और MS हो जाने का मतलब है कि मैं अपने पंचायत से लेकर के मैं डिस्ट्रिक्ट पे सेटल हो जाऊँगा, तो वो भी मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था। तो मैंने कभी मतलब MS को भी ये नहीं लिया कि यार मेरे को वो, हाँ मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ चूँकि जबलपुर की रहने वाली, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार अब मुझे सेटल तो कम से कम जबलपुर जैसी जगह होना पड़ेगा, एटलीस्ट इतनी बड़ी तो होनी चाहिए भाई। बड़े शहर में कोई लड़की है और वो अपने जीवन संगनी है, तो अब मतलब छोटी जगह जाने में नेचुरली एक हेजिटेशन होगा। तो एक तो वो भी कारण था। दूसरा MS करते करते अपनी थोड़ी कैपेबिलिटीज़ भी पता चलती हैं। आपको लगता है नहीं आप अच्छा कर रहे हो इस फील्ड में, आप एकेडमिकली भी अच्छा हो, आप सर्जिकल हैंड भी आप अच्छा कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन अपने टीचर्स से और सब कलीग से मिल रहा है, तो आपको लगता है कि आपको ये मतलब सिर्फ MS आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और भी करना चाहिए। हालांकि ये क्लैरिटी उस समय तक नहीं हुई थी। जब मैंने पूरा MS कंप्लीट कर लिया तब तक मेरे मन में ये क्लैरिटी कहीं भी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। मुझे न्यूरो सर्जरी भी अच्छी लगती थी, तो मैं उसमें भी जा कर के खूब काम करता था। मुझे हाँ पीडियाट्रिक उतनी पसंद नहीं आती थी, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी मुझे बहुत पसंद आती थी, यूरोलॉजी भी मुझे पसंद आती थी। तो MS हो गया था। MS के बाद में जनरली एक ट्रेंड ये होता था अपने यहाँ पे कि लोग MCH की तैयारी करते थे, और दूसरा एक कोर्स होता था DNB। DNB उस समय उतना पॉपुलर नहीं था। तो जैसे ही मेरा MS कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि अब मेरे को थोड़ा बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई क्या बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली में मैंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी में ज्वाइन किया वहाँ पे। तो प्लास्टिक सर्जरी में मैंने रेजिडेंसी करी 2-3 महीने। फिर उसके बाद मैंने ट्रॉमा में काम किया, वहाँ पे शुष्ट ट्रॉमा सेंटर करके वहाँ पे काम किया। मुझे मज़ा आता था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिसअपॉइंटेड था। और एक चूँकि मैंने एक किसी सब्जेक्ट पे पिन पॉइंट नहीं किया था, तो अलग अलग तैयारियां होती थी उस समय। ऐसे उस समय नीट सुपर स्पेशलिटी नहीं था। उस समय तो आपको यूरो करना है तो आप कैम्पबेल पढ़ो, और यूरो के जो इंस्टीट्यूट्स में निकले हैं वहाँ पे फॉर्म डाल करके आप एग्ज़ाम दे करके सिलेक्ट हो जाओ। कुछ एग्ज़ाम थे जो कॉमन थे, जैसे मुंबई का और गुजरात का, वो एक कॉमन क्वेश्चन पेपर आता था, वो दीजिए और निकल जाइए। तो इस तरह से 1-1.5 साल में वहाँ रुका। मैं रेजिडेंसी कर रहा था, साथ में एग्ज़ाम दे रहा था, और मेरे को प्लास्टिक सर्जरी की सीट जो मेरे लगभग मेरे को ठीक जमती थी, वो मुझे गुजरात में मिल भी गई सीट। और मेरी वाइफ को, श्रद्धा को, पीडियाट्रिक मिल गई। और हम लोग लगभग पिन पॉइंट हो गए कि चलो यार मैं प्लास्टिक कर लेता हूँ और तुम पीडियाट्रिक कर लो, और हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंचुअली क्या हुआ कि उस ज्वाइनिंग के बीच में और काउंसलिंग के बीच में 2-3 महीने का गैप था। तो हमें बीच में वही अब फ्री बैठे हैं तो कुछ काम करना था। तो मुझे फर्स्ट टाइम उस समय तक सब गवर्नमेंट चला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सर्जरी में फर्स्ट टाइम मुझे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक्सपोजर हुआ। मैं कहा काम करना तो एक काम करते हैं, अपन एक कॉर्पोरेट में काम करके देख लेते हैं। तो एक वहाँ पे पुष्पांजलि करके हॉस्पिटल में हम लोगों ने दोनों ने जॉब ले ली एज अ सीनियर रेजिडेंस। उस समय मेरा फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते हो कि इट वॉज द फर्स्ट एक्सपोजर इन द प्राइवेट सेक्टर। उस समय थोड़ा मेरे दिमाग में चेंज आया। मैंने कहा यार हम गवर्नमेंट में जो काम देख रहे थे, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। यहाँ अलग तरह का पेशेंट है, यहाँ अलग तरह की स्पेशलिटी है, यहाँ अलग तरह का पेशेंट डीलिंग है। यहाँ पे सारा एडवांसमेंट है, सब कुछ लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं, एंडोस्कोपिकली हो रही है, यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऐसी मारामारी नहीं है कि नहीं भाई एक्सरे से काम करा लो, CT नहीं है, CT हो रहा है, MRI हो रहा है, DTP हो रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट इज़ देयर।
तो मुझे वहाँ मज़ा आया काम करने में फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ की लाइफ स्टाइल भी मेरे को अच्छी लगी। मैंने कहा यार हाँ यहाँ पे बदबू नहीं आती है। हालांकि मतलब MS वगैरह करते करते यूज टू हो गए थे, मतलब सरकारी में काम करते हुए, लेकिन वहाँ की लाइफ थोड़ा अलग लगी। मैंने कहा यार डॉक्टर्स भी खाना खाते हैं यार टाइम से, चाय भी पीते हैं, which is quite rare in government setup. डॉक्टर्स के चैम्बर क्लीन होते हैं और मतलब एयर कंडीशनड होते हैं। मतलब मैंने कहा यार ये लाइफ थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने वहाँ का काम ड्रॉप कर दिया। मैंने काउंसलिंग में मिलने वाला था, मैंने कहा यार छोड़ो अभी, पहले अपन यहाँ थोड़ा काम करके देखते हैं क्या क्या काम होता है प्राइवेट में। देन यूरोलॉजी में मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसमें सारा टीबी है, कैमरा है, एंडोस्कोप्स हैं, और सब अलग अलग वैरायटी के केसेस हो रहे हैं। एंडोस्कोपिकली आप PCNL भी कर दे रहे हो, लेप्रोस्कोपिकली पाइलोप्लास्टी भी कर दे रहे हो, किडनी ट्रांसप्लांट भी कर रहे हो। तो मुझे वो थोड़ी हैपनिंग ब्रांच लगी, तो मुझे लगा नहीं यार मेरे को तो इसमें मज़ा आ रहा है, यूरोलॉजी करना चाहिए। और वाइफ को तो उसको भी बोले यार मेरे को भी लेप्रोस्कोपी में बहुत चार्म है, मतलब मेरे को पसंद आ रहा है। तो हमने अपनी रीस्टेटाइज किया फिर से। मैंने कहा यार फिर क्या करना है, अगर यूरोलॉजी करना है तो वो तो छोड़ना पड़ेगी, तो वो सीट तो छोड़ दी। फिर DNB के बारे में, उस समय वहाँ पे बहुत सारे लोग DNB करते थे। मैंने अलग अलग जगह जा कर के पूछा। मैंने गंगाराम हॉस्पिटल गया मैं, तो वहाँ पे कुछ लोग DNB कर रहे थे यूरोलॉजी में। मैंने कहा भाई बताओ यार इसमें पास होते हैं कि नहीं होते। हमारे यहाँ तो जबलपुर में बोलते हैं लोग कि DNB करने का मतलब है यू आर अ फेल्योर, आप पास नहीं होगे। बोले नहीं, वो जो है तुम्हारे जबलपुर में बोलते होंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? बोले देखो मैं यहाँ DNB कर रहा हूँ यूरो में, यहाँ पे एक बंदा मेरे साथ एम्स से पास होकर के आया है, MCH, वो ट्रांसप्लांट सीखने आ रहा है मेरे से। और बोले मैं पहले करता हूँ, उसका चांस बाद में आता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले भाई एम्स में नहीं होता ना ट्रांसप्लांट तो हमारे गंगाराम में होता है। ये बात तो सही है यार, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडवांसमेंट है वो कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। भाई उस समय पूरे हिंदुस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट 4-5 जगह होते थे गवर्नमेंट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में 100 जगह हो रहे हैं। लेज़र आपको चाहिए तो वो कौन सा चाहिए, रोबोटिक सर्जरी पहले नंबर प्राइवेट में आ गई। तो मैंने कहा ये बात तो सही है, जहाँ पर एडवांसमेंट है वो एक्सपोजर तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है, तो क्यों नहीं प्राइवेट में करना चाहिए। पासिंग रेट क्या है? बोले पास पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो किसी उसमें फेल हो जाओगे। मैंने कहा ये बात भी सही है। तो देन वी टुक अ डिसीजन कि मैं अब DNB का पहले फॉर्म भरता हूँ। तो मैंने फिर DNB फॉर्म भरा, और फिर भरा तो फिर सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद हैदराबाद में DNB यूरोलॉजी ज्वाइन किया, एक यशोदा हॉस्पिटल करके, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हॉस्पिटल, और वहाँ का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके बाद। इंटरेस्टिंग मतलब हर फेज में देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड, चाहे वो MBBS जो आप बोले थे ना पॉज का, तो वो पॉज मैं मतलब इस मामले में चीज़ों को बहुत जल्दी, मुझे कैसा लगता है ना, जैसे आप जाओगे और कोई आपको एकदम से कोई चीज़ ऑफर करते, तो मेरे को थोड़ा सा पहले आई विल बी लिटिल हेजिटेंट कि कोई चीज़ बहुत आसानी से जल्दी मिल रही है, मतलब एक दो क्वेश्चन कर लो भाई कि इसको लेना भी है कि नहीं लेना है। तो उस तरह से तो जब भी ऐसा लगा कि यार कुछ सही ठीक नहीं लग रही है चीज़, तो थोड़ा वेट करा, और फिर ठीक है, फिर एक बार पसंद आ गया तो कर लिया। सर कौन सा ईयर था, मतलब आपने MC आपका DNB कब कंप्लीट हुआ? DNB मैंने सन 2013 में ज्वाइन किया। और फिर आपने क्या डिसाइड किया कि अब आपको सेटल किधर होना है, या पहले से ही डिसाइड था कि वो? नहीं, असल में हुआ है कि हम लोग तो हैदराबाद में खुश थे यार, मैं सही बताऊँ। श्रद्धा ने वहाँ पे, मेरी वाइफ ने लेप्रोस्कोपी में FNB किया, और मैं DNB कर रहा था। मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट भी रहा, क्योंकि क्या था कि आपको मालूम है कि फाइनेंशियली तो चीज़ें ठीक रहती नहीं है, DNB में भी कुछ पैसा नहीं मिलता है, और मतलब लाइक यू आर हैंड टू माउथ। और हमारी फैमिली भी बढ़ गई थी, मेरी बिटिया भी हो गई थी, मतलब हम लोग मतलब, हालांकि ये भी बात सच है कि उतने पैसे की कहीं ज़रूरत होती नहीं है। मुझे कई बार तो ये लगता है कि वहाँ ज़्यादा, जब हम लोग DNB कर रहे थे तो हम हर 6 महीने में वैकेशन भी करते थे, मस्ती भी करते थे, पढ़ाई भी कर लेते थे, और सब कुछ कर लेते थे। तो बट उसने अपना FNB कंप्लीट किया, एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट, क्योंकि वो 2 साल का था और मेरा DNB 3 साल का था, तो मुझे 1 साल और एक्स्ट्रा रुकना था। तो मेरे भी 3 साल कंप्लीट होकर के DNB भी हो गया। इनफैक्ट मैंने वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट भी ज्वाइन कर लिया AINU में, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी। अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेरे जो बॉस यशोदा में थे वही वहाँ पर भी कंसल्टेंट थे। तो मतलब मुझे तो ठीक लग रहा था। मैंने कहा यार बढ़िया है, दोनों लोग यहाँ कंसल्टेंट हैं और ठीक है, मतलब मज़ा आ रहा था। साउथ में थोड़ा सा कल्चरली भी डिफरेंट है। मैं ये बोलूँगा इस जर्नी में साउथ में जाना बहुत एनरिचिंग रहा। थोड़ा सा हम लोग के जो नॉर्थ इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली साउथ में ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, नॉलेज को
को ट्रांसफ़र करने का कि उन लोग की इच्छा शक्ति भी ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे अच्छे टीचर्स मुझे मिले, लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लोग सिंपल मिले, शो ऑफ कम था वहाँ पे काम के फोकस्ड लोग ज़्यादा, काम करने की बहुत, जैसे कोई भी काम आपको करवाना तो ईज़ बहुत है वहाँ पे, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं। जैसे आपने किसी को कोई काम असाइन कर दिया तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको उस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करे। अपने यहाँ थोड़ा सा अलग है कल्चर। तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सडनली हमारी फैमिली और बढ़ गई, बेटा हो गया, तो अब फिर वहाँ थोड़ा लोनलीनेस, कोई सपोर्ट नहीं, बच्चे कैसे ग्रो करें साथ में। तो फिर ऐसा लगा कि यार अपने एरिया में अगर जाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा फैमिली सपोर्ट होगा। लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि लैंग्वेज कोई बड़ा बैरियर नहीं था भाई। वो तो आप कुछ दिन वहाँ रहते हो तो लैंग्वेज भी सीख लेते हो, और इंसान आपस में एक दूसरे से बिना लैंग्वेज के भी मुझे लगता है कई चीज़ें बहुत सारी कम्युनिकेट तो कर ही सकता है। और बहुत सारे प्रैक्टिशनर वहाँ भी नॉर्थ इंडिया वाले हैं, और इनफैक्ट अपने यहाँ भी कोई साउथ से आता है तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो फिर डिसीजन ऐसा बन गया कि जबलपुर ठीक रहेगा, थोड़ा फैमिली भी पास में है, सपोर्ट सिस्टम भी है, लैंग्वेज भी ठीक है, और यहाँ से एक जो जबलपुर के किसी एक हॉस्पिटल से, सिटी हॉस्पिटल जो था, वहाँ से मुझे तो ऑफ़र भी मिल गया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सब चीज़ें ठीक बैठ रही हैं। सर यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इसलिए पॉज मैं भी ले रहा हूँ पूछूं, बिकॉज जब भी हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, स्पेशली डॉक्टर, हम केवल क्लिनिकल वर्क, एक्सपीरियंस, जॉब इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि उस समय हम स्टूडेंट होते हैं, फैमिली, किड्स, इसके बारे में थॉट नहीं आता। बिल्कुल। बट जब आप लाइफ उसके बाद शेप अप करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग फैमिली, हैविंग किड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चों की परवरिश भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि कई बार हम मेट्रोज़ में अकेले रहते हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो क्या ये फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं आपकी जो सेटलमेंट सिटी को डिसाइड करने में फॉर एवरीवन? नहीं, मैं तो करता हूँ जी। मैं इसलिए करता हूँ, मुझे ये लगता है कि मुझे जो इंसानी पूरे जीवन में जो सबसे ज़्यादा त्रासदी कोई चीज़ दिखती है वो माइग्रेशन की है ना। माइग्रेशन सबसे बड़ी त्रासदी है, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे बैकग्राउंड के, इनफैक्ट हर बैकग्राउंड में, जबलपुर का लड़का अगर यूएस में चला जाएगा तो वो माइग्रेशन झेल के जाता है, और गांव का लड़का जबलपुर में आकर के भी माइग्रेशन झेलता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने कुछ एजुकेशन के सपने रहते हैं, किसी के जॉब के सपने रहते हैं। तो वो माइग्रेशन मुझे थोड़ा मेरा टेंडर पॉइंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे बच्चों को क्यों माइग्रेशन झेलना पड़े। भाई मैंने झेला क्योंकि भाई मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ में भी गांव में नहीं होंगी, लेकिन भाई मेरे बच्चे अगर रहें तो उनको पेरेंट्स भी मिलें, उनको ग्रैंड पेरेंट्स भी मिलें, उनको एजुकेशन भी मिल जाए, और शायद उनको माइग्रेशन ना झेलना पड़े जी। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई चूँकि मैं अगर मैं हैदराबाद में भी रहता, बट शायद बच्चों को फैमिली का सपोर्ट, अपना कल्चरल बैकग्राउंड शायद वो नहीं मिलता, तो वो एक बड़ा फैक्टर था कि अपने एरिया में। और डॉक्टर्स की जो फील्ड है वो ये अपॉर्चुनिटी देती है। शायद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती क्योंकि जबलपुर में कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं। आप सॉफ्टवेयर तो आपको हैदराबाद रहना है, पुणे रहना है। लेकिन जब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे एरिया में मुझे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे लोगों को बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है और कमी है, और जिन लोगों से आप बचपन से जुड़े हो उनको आप कैटर कर पाओगे तो शायद उसकी खुशी भी एक अलग होगी। तो एक ये पॉइंट्स थे कि जिसके बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया कि भाई जबलपुर अपने लिए सूटेबल है। सर बहुत अच्छी बात है कि माइग्रेशन जो आपने वर्ड बोला ना, कहीं ना कहीं हर एक छोटे शहर का व्यक्ति जो कि बाहर जाके काम करता है, जॉब करता है, उसका पेन पॉइंट होता है। जब भी वो हर त्यौहार में आता है और 4 दिन बाद उसको जो बैग पैक करना पड़ता है वापस जाने के लिए, वो पेन, अपने लोगों से दूर रहने का पेन। और आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप कहाँ के हो, हाँ, तो ये क्वेश्चन बड़ा कठिन होता है जी। उसको मैं एक शब्द में भी बोल सकता हूँ और उस पर मैं 1 घंटे भी बोल सकता हूँ। एक शब्द में बोल दूंगा कि भाई जबलपुर का हूँ, है ना, और कहाँ के हो मैं थोड़ा सा मैं 10 साल की उम्र तक मैं अपने गांव का हूँ, बमनौरा का, मेरे अंदर का वो भी है। फिर मैं नवोदय विद्यालय नौगांव का भी हूँ। फिर उसके बाद मैं MGM इंदौर का हूँ, तो पोहा मेरे को इंदौर से पोहा मेरे जेनेटिक्स में आ गया, है ना। फिर मैं हैदराबाद का भी हूँ, फिर मैं दिल्ली का भी हूँ जी। और अब आप मुझे बोल सकते हो कि मैं जबलपुर का हूँ, क्योंकि अब शायद मैंने बचपन के 10-11 साल अपने जो गांव में गुजारे, अब मैं जबलपुर में सीनियर हो गया हूँ। अब मैंने जबलपुर में 3 साल MS के और 9 साल यानी 12 साल गुजार लिए, तो अब आप मुझे जबलपुर का बोल सकते हो। तो ये माइग्रेशन एक है, मतलब जो आपको ये आंसर करना कई बार मुश्किल होता है कि भाई आप कहाँ के हो,
विदाउट माइग्रेशन भी मुझे लगता है जो भी अगर हम एक सक्सेस स्टोरीज देखें स्मॉल, जो लोग भी पीढ़ियाँ एक किसी भी जगह पे रह रही हैं और उनके बच्चों को माइग्रेशन नहीं करना पड़ रहा है, वो कल्चरली फाइनेंशियली हर तरह से स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बिकॉज वो एक ही जगह पे रहते हैं और वहीं पे उनकी पीढ़ियाँ बिल्डअप करती जाती हैं। दोनों तरह से देखना चाहिए जी। देखो, अगर कंफर्ट जोन में रहते हैं तो ग्रोथ नहीं होती है, ये भी सच है। अब भाई आप जिस घर में पैदा हुए हो वहीं से आपको एक बिजनेस मिल गया तो हो सकता है आपको वो ग्रोथ का हिंड्रेंस हो। माइग्रेशन कई बार, अब आप यूएस में जो डायस्पोरा है इंडियन कम्युनिटी का, वो क्यों इतना कर रहा है भाई? माइग्रेशन जाता है तो इंसान फोकस्ड होकर के काम के लिए जाता है, तो कई जगह वो आपको प्रोफेशनली मुझे लगता है हेल्प भी करता है, और आपकी कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकल के आते हो तो शायद आप अपना काम ज़्यादा अच्छे से करते हो। सर, कमिंग बैक टू दिस, जबलपुर आना हो गया, अब आपकी पर्सनल जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। बमनौरा गांव से लेके वापस जबलपुर हम आ चुके हैं। बिल्कुल। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, ब्रांड बिल्डिंग। मतलब एक डॉक्टर को जो क्लिनिकल स्किल है वो हर हॉस्पिटल से खाता है, बट विथ नो बिजनेस बैकग्राउंड, कोई ऐसा फैमिली शायद बिजनेस में भी नहीं रही आपके, कोई आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर रहे, तो उसके बाद ये सोचना कि भाई जबलपुर में आप एक जॉब, किस हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो, फिर ये पहली बार कैसे दिमाग में आया कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है? और जब भी आपने स्टार्ट किया किसी भी बिजनेस में, हम सुनते हैं ना कि 0 to 1 सबसे टफ होता है। जब आपने सोच लिया, स्टार्ट किया, उससे लेके 1 साल तक पहुंचने की कहानी, आपके ब्रांड की कहानी, वो हम सब वापस सुनना चाहेंगे। इसमें देखो, नंबर 1 बात तो ये है कि यार जबलपुर में आ गए, लेकिन जबलपुर में आने के पहले ये तो दिमाग में कहीं से था कि यार हम मतलब नौकरी नहीं करने वाले हैं। ओके। हर किसी की पर्सनालिटी होती है कि भाई मैं किसी थर्ड पार्टी का मैं बहुत ऑर्डर नहीं ले सकता, मुझे अपने दिमाग में जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसको एग्जीक्यूट करने का है। मैं कुछ काम है जो मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ, तो ऐसा दिमाग में था। लेकिन हाँ ठीक है, नेचुरली आप फर्स्ट जनरेशन हो तो आपके पास कैपिटल भी नहीं होगा, और हर लाइफ के फेजेस भी रहते हैं भाई। अभी बच्चे एकदम, आप अभी किसी नए शहर से आए हो, पढ़ाई पूरी करके आए हो, आपके सारे फाइनेंसेस ड्राई हैं, तो आपको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। तो भाई उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए थोड़ा सा फैमिली वाला पार्ट भी उस समय मैनेज करना रहता है। तो शुरू के 1-2 साल तक मैंने जॉब किया, जॉब से थोड़ा सा फाइनेंसेस इकट्ठा हुआ। हमने हैदराबाद में ही सोच लिया था कि भाई हम लोगों के बीच में जो कॉमन है, भाई मेरी वाइफ लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो हमको कुछ एक ऐसा कॉमन एरिया तलाशना चाहिए जिसको हम लोग कैटर कर सकें एज अ होल। तो पथरी का हमारे दिमाग में पहले से था। कुछ और हॉस्पिटल की चेन है, जैसे आपने सुना होगा आरजी स्टोन हॉस्पिटल, तो वो हमें अट्रैक्ट करता था जब दिल्ली में थे कि यार ये अच्छा स्टोन को सिर्फ ब्रांड कर रहे हैं, मतलब आरजी स्टोन हॉस्पिटल। तो वो एक दिमाग में था कि नहीं, क्यों नहीं हम लोग, क्यों नहीं भाई, एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी करेगा, एक किडनी का स्टोन निकालेगा, तो भाई स्टोन का तो होना चाहिए हमारा एक कॉमन सेंटर। तो हमने सबसे पहले 2018 में मैंने क्लिनिक खोलना था। मेरी वाइफ का भी इंसिस्टेंस था, क्लिनिक तो खोलना ज़रूरी है, और मेरा भी था कि हाँ भाई अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक होना ज़रूरी है। कई बार कुछ घटनाएं रहती हैं कि वो आपको जो बोलना चाहिए तात्कालिक कोई कारण होता है कि वो आपको फिर और इंस्टिगेट कर देता है करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि भाई मेरा यूरोलॉजी है, मुझे क्लिनिक खोलना है, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी। भाई यूरोलॉजी में पेशेंट इस एज ग्रुप के आते हैं कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो मुझे एक ऐसे एरिया में चाहिए था जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे जगह हो, जहाँ पे वॉशरूम हो यूरोलॉजी के वर्क के लिए। तो मैं इस चीज़ के लिए कर रहा था। कॉर्पोरेट से मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत नाखुश था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ बंदिशें रहती हैं कॉर्पोरेट की। अब मैं एक घटना आपको बताऊँगा कि एक पेशेंट हमारे पास आया, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होना था, किसी गांव के बहुत ग्रामीण इलाके से। तो मतलब ही वॉज रियली पुअर। आप देख के बोल सकते हो कि भाई किसी के पास पैसा नहीं है, मतलब वो आप जज कर सकते हो कई बार। तो जो पैकेज था उस पैकेज रेट के बराबर उसके पास पैसे नहीं थे, मतलब। और मुझे ऐसा लगा कि यार समबडी इज़ नीडी और उसका काम होना चाहिए। भाई ठीक है, जिसके पास पैसे हैं उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे पैसे हैं तो हैदराबाद भी जा सकते हो, आप मुंबई भी जा सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको काम होना चाहिए और मैं काम करने वाला हूँ, तो फिर व्यवधान कहाँ पे आ रहा है भाई? मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और एक किसी को सर्विस मुझसे लेनी है और हम दोनों राजी हैं, लेकिन ये ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है?
क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई अगर पैसे कम भी हैं तब भी मैं करना चाह रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा। बाई चांस मैंने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उससे बात करके और उस पेशेंट का मैंने काम किया। मैंने बोला भाई ठीक है, मेरी सर्जिकल फीस नहीं डलेगी, जो भी होगा, बट आई विल ऑपरेट दिस पेशेंट। और हमने उसका ऑपरेट कर दिया एंड ही वाज ऑल राइट। पेशेंट जब बाद में लौट के, अच्छा आप जब किसी का ऐसे काम करते हो तो वो उसकी दुआएं भी आती हैं साथ में, और कोई अपने इंडियन कल्चर में ऐसा भी है कि कोई किसी का कुछ कर्ज लेके नहीं जाना चाहता है। तो वो दादा मेरे पास, ही वाज 70 ईयर ओल्ड, एक गट्ठर ऐसा लाए पोटली का, और जब वो फॉलोअप में आए तो उन्होंने मेरी टेबल पे ऐसा रख दिया। तो जब मैंने उसको देखा खोल के तो उसमें सिक्के 1 रुपए के, 2 रुपए के, मतलब उसकी कुछ सालों की सेविंग होगी जो उसने लाके रखी एज अ गेस्चर कि मेरा काम हो गया। और उसने अप्रिशिएट किया कि यार इन्होंने काम किया है, और शायद मैं उस समय जो पैसे नहीं दे पाया था शायद कुछ कम रहे होंगे, फिर भी मेरा काम हुआ है तो मुझे देना चाहिए इनका वापस। तो वो मुझे उस दिन बड़ा फील हुआ कि देखो, मतलब आप किसी को कुछ करिए तो मतलब आपको उसको उम्मीद मत रखिए, लेकिन फिर भी रेसिप्रोकेशन उसका होता है। मैंने वो नेचुरली वो पैसे मैंने उनसे नहीं लिए, बट मुझे फील हुआ कि नहीं यार, अब अपने को कुछ ऐसा खुद का काम करना चाहिए जहाँ पे ये बंदिश नहीं हो कि यार ये काम नहीं कर सकते, वो काम कर सकते। और तो हमने फिर अपना क्लिनिक खोला कि भाई थोड़ा सा इंडिपेंडेंस हो, उसमें हम अपने हिसाब से काम कर सके, किसको हमें कैसे कैटर करना है, कितने रेट पे कैटर करना है, वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो। तो फिर क्लिनिक की शुरुआत हुई ऐसे करके। नाम जो क्लिनिक का पथरी, बिकॉज स्टोन क्लिनिक बहुत नाम सुने होंगे, बट जब भी जो एक ब्रांड की बात होती है, पथरी नाम कैसे दिमाग में आया? बिकॉज इट हिंदी के अलावा एक बुंदेलखंडी भी इसमें कहीं ना कहीं टच आता है और ये बड़ा अट्रैक्ट करता है नाम। देखो यार, मैं सही बताऊँ, मैंने तो गांव भी देखा है और शहर भी देखा है, तो मुझे ये पता है कि आप अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो भाई आप सबसे पहले ये चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट और आपका कंज्यूमर, उनके बीच का गैप खत्म हो। वो कैसे होगा खत्म? अगर आप बोलोगे कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, आप इस चीज़ को प्रमोट करोगे, तो आप यूरोलॉजिस्ट क्या काम करते हो ये जानने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। फिर वो आपको रिकमेंड करे, फिर आपके पास भेजे। तो मेरे दिमाग में सोच हमेशा थी कि भाई मैं ये सर्विस देता हूँ और मेरा कंज्यूमर को ये बात पता होना चाहिए ना कि मैं ये सर्विस देता हूँ। तो वो अगर मैं यूरोलॉजिस्ट बोलूँगा तो शायद वो चीज़ परकुलेट नहीं होगी। और दूसरा मेरे दिमाग में ये था कि भाई जो भी क्लिनिक का नाम होना चाहिए, अपने परिवेश में ऐसा रहता है कि मरीज या तो डॉक्टर का नाम पहचानता है या बीमारी का नाम पहचानता है, बस इन दो में से ही नाम होता है। इसके अलावा आप कुछ भी नाम रख लीजिए, अल्टीमेटली वो पहचाना उसी से जाएगा। कोई डॉक्टर कुछ भी नाम रख ले, मैं अस्पताल का कुछ भी नाम रख लूँ, लेकिन वही बोलेंगे फुसकेले जी के अस्पताल जाने भी, मतलब एक जी वो है। या बीमारी, उन्होंने कहा कुछ भी कर लो, उन्होंने कहा हाँ पथरी का अस्पताल तो वही है। तो मुझे दिमाग में ये बात थी कि भाई हमें एक कॉमन लैंग्वेज जो सर्विस, जैसे एज एन यूरोलॉजिस्ट हम 10 में से 7 मरीज हमारे पास पर डे स्टोन के होते हैं, कॉमन बीमारी है। तो पथरी, और फिर ये पथरी लिखने का जो आइडिया मेरी वाइफ का है, जो मैंने बताया था, उस पर श्रद्धा ने मुझसे बोला कि अपन को पाथरी ऐसा ही लिखना है ताकि ये इम्पैक्टफुल रहे। तो हमने अपने क्लिनिक का नाम रखा फुसकेले स्टोन एंड लेजर सेंटर और पथरी, और फिर हमने इसको ब्रांड किया कि पथरी इज इक्वल टू फुसकेले स्टोन एंड लेजर सेंटर। आपने बातों बातों में इतने 2 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन दिए हैं, शायद आपको भी अंदर। एक तो आप जब भी कोई ब्रांड की बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो एज ए यूरोलॉजिस्ट आपके पास बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, आप एंड्रोलॉजी की में बात कर सकते हो, बट आप 10 चीज़ों पे काम करते हो तो शायद आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो एक पर्टिकुलर फोकस इज इम्पॉर्टेंट, विच इज़ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने पथरी चुना। और उसके अलावा एक और चीज़ है, आप आज पथरी आपने अपने कॉमन प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया, जब आप उसमें अच्छा एक्सीलेंट काम करके दोगे, उसके बाद आप उसमें कुछ भी काम ऑफर करोगे, लोग आपसे कराएंगे। आज आप टाटा आपको पानी बेचेगा तो भी आप लोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो टाटा का ब्रांड है ना, उनको पता है कि टाटा बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा। तो भाई आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया कि हमें ये लेके जाना है, और उसमें फिर सबसे पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट देना है। अब उस प्रोडक्ट के बैकग्राउंड में आप कुछ भी देंगे, कुछ भी देने का मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपके वर्क प्रिंसिपल में है कि आप अच्छा दोगे। उसके बाद हमारे पास लेप्रोस्कोपी भी आएगा तो वो अच्छे से कराएगा, एंड्रोलॉजी भी करेगा, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एनीथिंग
बट आपको एक चीज़ से तो अपने को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो सर ये हो गया प्रोडक्ट सिलेक्शन पत्री। अब आती मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आजकल तो सोशल मीडिया पे हर जगह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट 7-8 ईयर्स बैक ये सब भी उतना स्ट्रांग नहीं था। तो क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिसके थ्रू आपने शहर में और सराउंडिंग में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया? एक तो मैंने ये देखो, एक चीज़ तो प्रिंसिपल ये बनाया है मैंने, 3 अपने मेरे क्लिनिक में भी आप जाओगे तो 3 चीज़ें, 3 वर्ड हैं जो जिसको मैं शब्दशः आप बोल सकते हो फॉलो करता हूँ। नंबर 1 है एक्सीलेंस, मतलब उत्कृष्टता। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और थर्ड है ऑनेस्टी, ईमानदारी। मुझे लगता है कोई भी बिजनेस में आप चाय भी बेचोगे तो अगर आप ईमानदारी से बेचोगे तो लाइन लग के बिकेगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो एक्सीलेंस, मुझे जो अभी अपने व्यूअर्स में अगर कोई नए जनरेशन के डॉक्टर्स हैं तो मैं उनसे बोलूँगा कि भाई पहला इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप अपनी एक्सीलेंस को अचीव करने में करो। काम तब तक सीखो जब तक आपको अपने दिल से नहीं आ जाए बात कि यार मैं ये अच्छा करता हूँ, बेस्ट करता हूँ मैं। तो हमने सबसे फर्स्ट चीज़ बनाई कि भाई एक्सीलेंट करेंगे काम। पेशेंट आएगा तो पेशेंट की सही डायग्नोसिस होना चाहिए, जो एडवांसमेंट में ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए, भाई कौन से नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं और कौन से एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट हैं वो मिलना चाहिए पेशेंट को। तो नंबर 1 इज़ एक्सीलेंस, काम में एक्सीलेंस अचीव करना है। और पर डे एक्सीलेंस इज़ अ प्रोसेस, मतलब एक दिन में नहीं होगा, हर महीने हर बार आपको अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी पड़ेगी। अब इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ, आप जाएंगे तो देखेंगे मैं जब से प्रैक्टिस में हूँ हर 4-6 महीने में हमारा प्रोफार्मा बदल जाता है प्रिस्क्रिप्शन पैड का। हमें हर बार लगता है यार इसमें कुछ कम है, या ये उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, या हमारी जो फाइल है उसमें हर 6 महीने में चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ कि यार इसमें ये ऐड होना चाहिए था। सो फर्स्ट थिंग आई विल से एक्सीलेंस। सेकेंड थिंग ट्रांसपेरेंसी। अभी जो अपनी मेडिकल फील्ड है, चूँकि एक ऐसा एरिया है कि जिसमें थोड़ा सा, चूँकि एक्सपर्ट एरिया है तो ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी रहती है। सही पेशेंट के पास सही बीमारी का नॉलेज नहीं पहुंच पाना, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी सही कॉस्ट कितनी आने वाली है, इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो पेशेंट आए तो ये फेथ से आए कि यार यहाँ पे जो बोला जाएगा वो सही बोला जाएगा, जो बोला जाएगा वो ज़रूरी बोला जाएगा, जिसको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है उसी को बोला जाएगा, और नहीं है तो उसके लिए मना किया जाएगा। तो ये चीज़। थर्ड मैंने बोला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपके बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ऑनेस्टली करोगे काम को, शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल होगा लेकिन बाद में इट विल पे लाइक एनीथिंग। ऑनेस्टी इन द प्रोफेशन। भाई जब कोई आपको एक 500 रुपये की फ़ीस देता है तो उस फीस के साथ अपना कमिटमेंट आ जाता है कि नाउ जो भी ओपिनियन निकलेगी दैट ओपिनियन विल बी ए जेन्युइन ओपिनियन। इसमें इस पर्चे को लेकर के फिर आप कहीं भी चले जाइए, कोई ये नहीं बोल सकता कि यार डॉक्टर ने कुछ लालचवश या किसी इस तरह से आपको ओपिनियन दी है जो बायस्ड है। तो आई थिंक दीज 3 प्रिंसिपल्स हमने इनको कभी नहीं छोड़ा। शुरू में जब प्रैक्टिस चालू की तो ऐसा होता था कि ऑपरेशन, भाई 10 मरीज आते हैं, 10 में से 10 भी ऑपरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं भाई, पेशेंट को 5 mm का स्टोन है, उसको नहीं है ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है भाई। ऐसे भी आए कि मैं खाली बैठा हूँ, किसी डॉक्टर ने किसी दूसरे हॉस्पिटल में बोल दिया ऑपरेशन होना है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उनको लगे आप अच्छे हो डॉक्टर साहब, खाली बैठे हो और ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो, आप बोल रहे हो तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं भाई बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है। प्रोस्टेट के पेशेंट, कई बार ऐसा होता है कहीं पेरीफेरी में गए और कैथेटर लग गया और फिर कहीं पहुँचे तो तुरंत भाई ऑपरेशन होना, हमारे पास है। हमने बोला नहीं, इसमें ऑपरेशन नहीं लगेगा, पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट इज मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हमने बुक्स में पढ़ा है वो करेंगे प्रैक्टिस। शुरू में थोड़ा सा इस चीज़ में पेशेंस भी लगता है, क्योंकि इसी आप जब एक क्लिनिक खोलते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लगता है कि इसके एवज में रिटर्न आए, लेकिन मुझे लगता है वो रिटर्न को आपको फाइनेंशियली इससे डिसोसिएट करना आना चाहिए कि नहीं, ये मेरा प्रोफेशनल वर्क है, इसमें फाइनेंसेस बीच में नहीं आएंगे, भले ही मेरे पास एक भी ऑपरेशन ना हो करने, बट मैं तभी करूँगा जब जेन्युइनली लगेगा। तो आई थिंक दैट इज़ दी ब्रांडिंग वी डिड कि भाई उससे जो क्या होता है, देखिए आप किसी अखबार में इश्तिहार देके मरीज आपके क्लिनिक तक ला सकते हो, लेकिन अगला मरीज तभी आएगा जब आप उसको सही सर्विस दोगे, वो सेटिस्फाइड होगा। और एक सेटिस्फाइड पेशेंट आपको कितने लाएगा आप गिनती नहीं कर सकते, अपनी पूरी फैमिली को, परिवार को। और मैं गांव में रहा हूँ, मुझे मालूम है ना, गांव में जब मरीज जाता है ऑपरेशन हो करके तो उस मरीज को ऐसा नहीं है, वो शहर में तो एक अपने फ्लैट में लोग आकर के बैठ गए, कोई नहीं पूछने आ रहा है। गांव में जब एक मरीज ऑपरेशन करके पहुंचता है तो 10 लोग आते हैं, भैया कहाँ हो, कितने में भाव, कैसा है डॉक्टर, अच्छा।
अब उसी में आपकी ओपिनियन बन जाती है। अगर आपने काम में थोड़ा ऊंच नीच किया तो बोलेंगे, तो वो आपका नाम भी नहीं लेगा। और अगर आपने काम अच्छा किया तो बोले भैया कछु हो जाए जाने होता ही है ना। तो वो है ब्रांड वैल्यू, और वो इतनी तेजी से स्प्रेड होती है कि एक सेटिस्फाइड पेशेंट एक गांव में, और गांव की क्या होती है, रूरल पब्लिक जो है बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है रूरल नेटवर्क। गांव में कोई एक अगर घर से निकला है बीमार, उसने गाड़ी पकड़ी है तो पूरे गांव में उस समय खबर हो जाती है कि भैया उन्हें दर्द उठाए, वो तो पथरी के अस्पताल गए हैं या फलाने गए हैं, उन्हें तो फलाना मर्ज हो गया। रोज की खबर गांव तक पहुंच जाती है कि साहब उनका ऑपरेशन हो गया आज, अब आज लौट के आ रहे हैं, अब पाइप पे आए हैं, अब चले गए हैं, बढ़िया है, बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने तो बेईमानी कर ली है, पहले बोले थे 50 लगने, अब फिर 60 मांग ले एंड टाइम पे। तो मतलब लाइक यू नो द साइकोलॉजी। तो गांव की नेटवर्क जो है वो बहुत तगड़ा है। अगर आप अच्छा काम करोगे और एक सेटिस्फाइड पेशेंट आप भेज दोगे तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास अपने आप ही आएंगे, आपको कोई ब्रांडिंग की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ वन, लाइक सक्सेसफुल पेशेंट ब्रिंग्स यू मोर पेशेंट। Yes. इसके अलावा इंटीरियर्स तक पथरी का पहुंचने का क्या स्ट्रेटेजी रही है? एक तो ये है नेचुरली कि भाई आप अच्छा प्रोडक्ट दें, जैसा आपने बोला। सेकंड थिंग, फिर आपको आपको टच तो करना पड़ेगा लोगों को। तो लाइक जैसे मैं जबलपुर में बैठा हूँ तो हमने अपना एरिया मार्क किया कि भाई 10 जिले तो कम से कम जुड़े हुए हैं अपने से जी। तो उन 10 डिस्ट्रिक्ट के जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन तक आपकी पहुंच होना चाहिए। तो हमने CMEs ऑर्गेनाइज करी। मतलब मैंने कभी कैंप या फ्री कैंप उस पर मैंने ज़्यादा भरोसा नहीं किया, मैंने कभी नहीं किए। लेकिन मैं CMEs के माध्यम से कि भाई वहाँ जाना, वहाँ के सारे डॉक्टर्स को IMA से मिलना, IMA के माध्यम से CME ऑर्गेनाइज करना। हर ज़िले में एक 25-30 क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, तो उन डॉक्टर्स की आप मीटिंग करिए, उनको बताइए आप क्या काम करते हैं। नेचुरली ये आपका नाम वहाँ तक पहुँचेगा। और फिर उसके बाद रहता है कि जो मेरी जो टीम है, जो अवेयरनेस टीम हम लोग बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलोगे मार्केटिंग टीम, मैंने उनको बहुत बड़े शहरों में नहीं लगाया। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि भाई आप बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से मिले। बड़े डॉक्टर से मैं खुद मिल लेता था जब शुरू में आया था। मैंने उनको छोटे छोटे, मैंने अपने मार्केटिंग टीम वालों को ये बोला कि भाई जिस गांव का तुमने नाम नहीं सुना उस गांव में जाना है तुम। मतलब अगर मैं अनसक्सेस मानूंगा उस बात को, तुम अगर मुझे जिसका मैंने नाम सुना है, जब ने बोला पाटन, तो पाटन तो मैंने सुना है भैया, मुझे अननेम्ड गांव में तुम अपनी रीच बना के बताओ भाई जहाँ पे। तो फिर हमारी टीम वाले लोग वहाँ भी गए जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ नाली पैदल पार करके जानी पड़ती, कि भाई अपना नाम वहाँ पहुँचे अपने पोस्टर से, अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड से, रेफरल लेटर्स के माध्यम से। तो मेहनत करी उन लोगों ने। तो क्या होता है गाँव में जब आप बियॉन्ड, अच्छा कई ऐसे वहाँ पे भी गाँव, तो ऐसी जगह वो लोग पहुँचे जहाँ पे कोई उनके पास कोई कभी नहीं पहुँचा। गांव में और छोटे जगह पे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, उनको कोई कभी मिलने नहीं गया उनसे कि हम यहाँ पथरी का कोई हॉस्पिटल है जिसमें आप भेजिए। तो दे फील ऑब्लाइज्ड, कह रहे यार पहली बार हमारे पास कोई ये बात पूछने हमसे आए कि यार भेजो इस तरह का कोई पेशेंट हो। और फिर उनके पास से जब पेशेंट गए, फिर उनका सही ट्रीटमेंट होके गया, तो उनको भी अप्रिशिएशन मिलता है कि भैया तुमने सही जगह भेजा रहा है। तो इस तरह से फिर धीरे 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 करके चीज़ें ये सब आपने सीखा कैसे? मतलब किया तो अलग बात है, बिकॉज कोई भी मेडिकल कॉलेज जो सिखाता नहीं है बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। ये कहाँ से लगता है कि लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं है जी। आप अगर अवेयर रहो कि आपके आसपास चीज़ें कैसे चलती हैं, चीज़ों के चलने का तरीका, इसमें मेरे सारे, मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरा जो बचपन का गांव का एक्सपीरियंस है वो, कि भाई मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई गांव में कैसे चीज़ें रन होती हैं। वहाँ पे गांव में जो एक डॉक्टर होता है उसका क्या रोल होता है, वो कैसे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है, या गांव का आदमी क्या सोच के निकलता है, उसको क्या डर रहते हैं, क्या परेशानियाँ रहती हैं। इनफैक्ट जब आप अपनी अभी भी इंडिया की 80% पॉपुलेशन को आप रूरल ही बोल सकते हो, है ना। रेस्ट ऑफ अदर 20% आप बोलोगे कि अर्बन है। उनकी साइकोलॉजी को समझना, उनके फियर को समझना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे चीज़ें कैसे रोल करेंगी, इन चीज़ों को क्या चीज़ वर्क करेगी वहाँ पे, ये चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस होगा तो जो अपने MBBS के समय इंटर्न का जो प्रोग्राम है कि गांव में जाके आपकी पोस्टिंग, मुझे लगता है वो वर्थ डूइंग इट, क्योंकि आपको वहाँ का सिस्टम पता चलता है कि भाई पेशेंट कैसे आप तक आता है। तो अगर आप उस चैनल को समझोगे तो आप नेचुरली उसमें काम कर पाओगे। सर ये तो ब्रांड बिल्डिंग हो गया, अपने लोगों तक इम्पैक्ट क्रिएट किया। कई बार
आम पब्लिक को नहीं पता होता, जो एक यूरोलॉजिस्ट या यूरो सर्जन होता है, कई बार वो नेफ्रो यूरो में भी नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट में डिफरेंस नहीं समझ पाते, और अपार्ट फ्रॉम पथरी किस तरह की ट्रीटमेंट एक सुपर स्पेशलिस्ट यूरो सर्जन करता है, उनको अगर आप सिंप्लीफाई कर पाएँ। हाँ नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि नेफ्रो यूरो का अंतर तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं जी। इनफैक्ट मैं खुद बताऊं, जब हम लोग MBBS कर रहे थे तो कोई हमसे भी ये सवाल पूछता तो हमें भी कन्फ्यूजन होता था कि नेफ्रो यूरो क्या होता है ना। तो नेफ्रो का मतलब सिंपल है, नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियंस है, MD मेडिसिन की डिग्री के बाद DM नेफ्रो करते हैं, तो नेफ्रॉन्स से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो उसका काम करते हैं भाई, दे आर फिजिशियंस। तो भाई किडनी हाइपरटेंशन, क्रेटिनिन का बढ़ना, डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी होना, और किसी भी वजह से किडनी के डैमेज हो जाना, वो काम नेफ्रोलॉजिस्ट का है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, डायलिसिस करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें भी मेडिकल ट्रीटमेंट वाला पार्ट उनका होता है। यूरोलॉजिस्ट मतलब यूरो सर्जन, यानी नेफ्रॉन से एक बार यूरिन बन के नीचे आ गई, अब उस यूरिन के फ्लो में कहाँ पे व्यवधान आ रहा है उसके डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट है। तो भाई अब चाहे स्टोन का हो, चाहे उसकी वजह से ट्यूमर्स हो, प्रोस्टेट हो, स्ट्रिक्चर हो, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, जेनाइटल ऑर्गन्स, उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स यूरोलॉजिस्ट हैं। सर कॉमन जो यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं इंडिया में? मेल फीमेल में क्या कुछ अलग पैटर्न है दोनों बीमारियों का? है, हर एज ग्रुप की अलग बीमारियां हैं। कॉमन तो जैसे मैंने बोला भाई, देखो स्टोन बहुत कॉमन है, थोड़ा जियोग्राफिकल एरिया से अलग हो सकता है। प्रोस्टेट मेल्स में कॉमन है, फीमेल्स में अगर आप देखोगे तो फीमेल्स की यंगर एज में UTI बहुत कॉमन है, पाइलोनेफ्राइटिस कॉमन है मैरिड फीमेल्स में। जैसे ही पोस्ट मीनोपॉजल आती हैं तो उनमें यूरेथ्रल स्टेनोसिस बनना, मीनोपॉज की वजह से यूरेथ्रल स्टेनोसिस हो जाना, ट्यूमर्स, कैंसर्स, ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो नेचुरली एज डिपेंडेंट भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जियोग्राफिकल भी हैं और जेंडर डिपेंडेंट बीमारियां हैं। तो यूरोलॉजी में ये सब तरह की बीमारियों का तो जो स्टोन्स है जो सबसे कॉमन है, लाइफस्टाइल क्या कोई रोल प्ले करता है? स्टोन्स किसी तरह की स्पेसिफिक? बिल्कुल करता है भाई। देखो अगर स्टोन जो है, हाइड्रेशन से सीधा रिलेशन है। अगर पानी अच्छे से नहीं ले रहे हैं, यूरिन की क्वांटिटी अच्छी नहीं बन रही है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जा रही है, तो उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे, स्टोन बना देंगे। कुछ खाने पीने में भी चीज़ें आती हैं, ख़ासतौर पे ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल जिसमें ज़्यादा जा रहे हैं आजकल, मान लो चाय है, कॉफ़ी है, कोका कोला है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो उससे है। कई बार सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कंप्यूटर के सामने बैठ कर के काम कर रहे हैं, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, आपको हाइड्रेशन का पता ही नहीं चल रहा है, पानी भी नहीं ले रहे हो, डिहाइड्रेटेड फील भी नहीं कर रहे हो, तो स्टोन कॉमन है। तो स्टोन में तो ये लाइफ स्टाइल का डेफिनेटली, अगर आप एक्टिव हैं फिजिकली, हाइड्रेट रखने का ध्यान रखते हैं खुद को, नॉनवेज वगैरह नहीं ले रहे हैं, नॉनवेज प्रोटीन बहुत ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन का कॉज है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, ऑक्सलेट की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, तो स्टोन के चांसेस कम हैं। तो खाने पानी के मतलब ऑक्सलेट क्रिस्टल ही ऐसे होते हैं? नॉनवेज प्रोटीन, एक्सेसिव सॉल्ट और ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये तीन चीज़ें अगर आप माइनस कर दीजिए और वाटर को ऐड कर दीजिए तो स्टोन बनने के चांस कम है। ऐसे कुछ अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं? बिल्कुल, कई बार शायद कुछ लोग कितनी स्टेज पे पता पड़ जाता है किडनी स्टोन बने हैं, ये लोग अवॉइड करते हैं। जिनको पता चल जाता है वो दे आर लकी भाई। जैसे स्टोन है, छोटा स्टोन बना, यूरेटर में आके फंसा, सीवियर पेन हुआ, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, बट मीन्स यू आर लकी, क्योंकि आपका स्टोन छोटा है, वो निकल जाएगा, दवाइयों से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट देयर इज़ वेराइटी 10% केसेस में जहाँ पे साइलेंट स्टोन है, स्टैगहॉर्न, वो पता नहीं चलते, वो तो जब आप रूटीन चेकअप कराओगे। सो दिस इज 0 to 1, अब नाउ 1 to 5 and 5 to 10 beyond that. इनिशियल जब 0 से 1 में आपने ठीक किया है तो फिर सेकंड फेज आएगा कि भाई टू एक्सपांड योर जॉब, है ना। तो फिर उसमें मैं ये बोलूँगा कि भाई उस समय जो बात कर रहे थे, यू कैन यूटिलाइज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आप अपने काम को और एक्सपांड कर सकते हैं और एक्सीलेंस अचीव करने के लिए एज अ प्रोफेशनल आप सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करिए, वर्कशॉप अटेंड करिए, कौन से फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड को से रिलेटेड काम करिए और अच्छा करने का प्रयास करिए। और मोस्टली मुझे अगर लगता है कि जैसे ये काम आपका सही रहता है, आप अच्छे से इसको डील कर ले जाते हो, देन एट द एंड ऑफ 5 year यू विल हैव सफिशिएंट वर्क टू डू। उस समय जब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे लगता समय, उस समय आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है अपनी। भाई एक समय ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि यार हमारे पास इतने पेशेंट हैं, इतने कस्टमर्स आने चाहिए, उसके लिए आप ट्राई करते हो कि वो कैसे आएँ। फिर एक टाइम आता है कि अब जो आ रहे हैं भाई उनको कैसे मैनेज करें। अक्सर गलतियाँ वहाँ होती हैं जब आपके पास ओवरबर्डन हो जाते हो, आपका
इतनी पब्लिसिटी हो जाती है, तब उस चीज़ को हैंडल करना। तो वो कैसे हैंडल करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलूँगा, आई हैव बीन वेरी लिबरल इन एम्प्लॉइंग पीपल। ओके। हाँ, मतलब मैंने जो शुरुआत करी तो मेरे पास एक 250 स्क्वायर फीट का क्लिनिक था। आई स्टार्टेड विद माई ड्राइवर। सबसे पहले मैंने एक ड्राइवर एम्प्लॉय किया, वही ड्राइवर मेरा रिसेप्शनिस्ट भी था, वही मेरा असिस्टेंट भी हो जाता था सामान ले जा करके। एंड ग्रेजुअली आई इंक्रीज्ड ऑन कीपिंग द एम्प्लॉयमेंट कि भाई फिर मैंने रिसेप्शन भी रखी, फिर मैंने ओटी टेक्निकल स्टाफ भी रखा। तो ग्रेजुअली एक टाइम आने के बाद भाई मैं ये बोलूँगा कि आप किसी एक पर्सन को एम्प्लॉय करोगे तो वो दो तरह से आपको रिटर्न देगा। एक तो आपका काम तो ईज करेगा ही, एंड इट विल इंक्रीज योर बिजनेस ऑल्सो। तो मतलब मैं एज अ सिंगल क्लिनिक रन करता हूँ एंड आई हैव एम्प्लॉयमेंट ऑफ 35 पीपल। मतलब तो इट्स क्वाइट रेयर। मतलब हाँ, डॉक्टर्स quite का rare। ये होता है कि वो सब काम खुद करना चाहते हैं। खुद करना चाहते नहीं, डेलीगेट करना है। हाँ। मतलब अगर आप डेलीगेट नहीं करोगे तो फिर आप ओवरबर्डन होते जाओगे, क्वालिटी हट जाएगी। जैसे मुझे सिर्फ पेशेंट से ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी होती है, रेस्ट ऑफ अदर प्रोटोकॉल्स के लिए लोग मेरे पास हैं, डॉक्टर्स हैं जो मेरे पास 5-5 साल से हैं। वो पेशेंट का प्री ऑप भी देख लेंगे, पोस्ट ऑप भी देख लेंगे, डायग्नोस्टिक्स भी देख लेंगे, वो सब देख लेंगे। मेरा काम है सिर्फ उसकी क्रिस्प प्लानिंग कर देना कि हाँ इसकी सर्जरी अब होनी है और मेरे को सर्जरी करना है। ओपीडी में भी मेरे पास डॉक्टर्स की टीम है जो देखती है पूरे सारे पेशेंट को, इनिशियल भरना, सारी पूरी हिस्ट्री ले लेना, पूरा सब कंप्लीट करके मेरे सामने एक जस्ट समरी रख देते हैं, तो मेरा टाइम बच जाता है। इवन अगर भाई मेरे पेशेंट ने जूनियर डॉक्टर के पास आकर के उसको सारी हिस्ट्री दे दी और उसने समराइज फॉर्म में मुझे दे दी है, तो पेशेंट को भी ये फील नहीं होता कभी कि भाई मेरे को अच्छे से देखा नहीं गया। अदरवाइज क्या होगा, जनरली डिससेटिस्फेक्शन का कॉज ये रहता है कि डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया। तो आप हर मरीज को नहीं 30 मिनट दे सकते, वो ज़रूरत भी नहीं है। भाई जो हिस्ट्री पॉइंट आउट करना है वो आपके जूनियर डॉक्टर्स करेंगे, आपको तो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान पे ज़्यादा बात करनी है। फिर उसके बाद कैसे एग्जीक्यूशन होना है उसके लिए आपके पास लोग होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम सारा काम हम ही करेंगे, हम हिस्ट्री भी लेंगे पेशेंट की, फिर हम उसको ये भी करेंगे, फिर उसका प्लानिंग भी भरेंगे, फिर उसको सारा फाइनेंसेस भी समझाएंगे, फिर तो आप सारे काम नहीं कर सकते। यू फाइंड आउट कि आपका काम रिप्लेस कैसे किया जा सकता है किसी के द्वारा। आपका तो जस्ट यू आर आपको प्रोग्रामिंग बस का जो मेन पार्ट है वो करना है, रेस्ट ऑफ अदर अगर आप डेलीकेट करते जाएंगे तो काम आपका इजी होगा और आप काम को ज़्यादा वॉल्यूम में कर पाओगे। इंटरेस्टिंग। एंड लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में एक बिजनेसमैन से ही बात कर रहा हूँ कि जितने आपने जो लोग वर्क डेलीगेशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, वो सब आपने काफ़ी पहले से ही शुरू किया है। आई थिंक दीज आर द क्वाइट रेयर क्वालिटीज़ जिसकी वजह से ब्रांड इतना सक्सेसफुल हो पाया है। हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर्स के लिए कोई फॉर्मल मैनेजरियल कोर्स तो नहीं होता है, बट उतनी फॉर्मल माइंडसेट अपने दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैं एक इंडिविजुअल हूँ और अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर हूँ, तो मेरा इसमें क्या रोल है। तो भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने आप को ज़्यादातर मोस्टली आई कीप माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल ऑन दैट। रेस्ट ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है सब डेलीगेट करके जाना है आपको। ओपीडी मैनेजमेंट के लिए अलग, डे टू डे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके मैनेजमेंट अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए लोगों को अलग हायर कर लें। अब आप ही हॉस्पिटल से जाके पैसे निकालने लगोगे तो आप अपने को यू हैव टू हायर अ पर्सन। आप एम्प्लॉय कर लीजिए लोगों को, दे विल गो इनटू द हॉस्पिटल एंड टॉक फॉर योर रीइंबर्समेंट। तो सब चीज़ों को मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप डेलीगेट करते जाएंगे आपका वर्क आप एक्सपांड कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली जब आप व्हेन यू आर मोर सक्सेसफुल, सो यू विल हैव टू एम्प्लॉय अ प्रोफेशनल लाइक यू विद यू टू एक्सपांड योर वर्क, कि वो आपके सर्जिकल वर्क में भी शेयरिंग कुछ कर सकें। तो ये अलग अलग स्टेप्स पे चीज़ें करते जाना चाहिए। तो जितना एफिशिएंट टीम होगा अपना आपका काम उतना आसान होगा। डेफिनेटली। एंड यू शुड एम्प्लॉय पीपल। वो आपको अच्छा भी लगता है भाई जब आप लोगों को सैलरी देते हो, उसमें मुझे लगता है सैलरी देते में खुशी होना चाहिए आपको। ये नहीं कह यार मेरे को इतना खर्चा हो रहा है, वो ठीक है खर्चा हो रहा है, बट आप देखोगे कि जितने लोग आप एम्प्लॉय करते जाओगे आपका अर्निंग भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ती जाती है। तो ये मुझे लगता है पूरे पॉडकास्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग में से एक है, जो कि हर एक किसी नए बिजनेसमैन को और डॉक्टर्स को भी ये सीखना चाहिए कि आप जितने लोगों को रख रहे हो वो खर्च नहीं है, इन लाइक एक्सपेंस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है इन योर बिजनेस। डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट है आपका। सर सेकेंड अब आते हैं, जब हम कोई भी स्टार्ट करते हैं ओपीडी, तो जैसे आप यू आर द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, आपने बताया आप एक नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, इनिशियल फंड हर किसी को लगते हैं, तो वो जो पहला क्लिनिक स्टार्ट करने में फ़ंड कितना लगता है, कहाँ से अरेंज करें,
दूसरा उसके बाद हॉस्पिटल जब बनाते तो कितना फंड लगता है, कैसे जुगाड़े? पहली बात तो मैं बोलूँगा, डॉक्टर सबसे डरपोक बिजनेसमैन होते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? यार आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, यार आप देखो, आप एक मेडिकल शॉप देखो, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, इतनी सारी वैरायटी की दवाइयाँ रखते हैं, इतने सारे लोग रखते हैं, उनकी सैलरी निकालते हैं, खुद भी काम करते हैं। आप एक खाने के होटल पे देखो, उनको भी एक्सपर्ट शेफ चाहिए, मटेरियल चाहिए, लोग चाहिए और टेस्ट मेंटेन करना है। तो वो अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब डॉक्टर की बात आती है तो वो आप पूछा खर्चा क्या है भाई, आपको सबसे कम खर्चा करना है। मैं बोलूँगा भाई क्लिनिक खोलने में क्या खर्चा आ जाएगा, यू हैव टू टेक अ शॉप ऑन द रेंट, एक टेबल कुर्सी लगा लीजिए आप, ज़्यादा है तो शुरू एक रिसेप्शन रख लीजिए, नहीं है तो शुरू में उसके बगैर भी काम चल जाएगा, एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आप लोगों को लगाते जाएंगे। तो मुझे लगता है स्टिल, हाँ मैं हॉस्पिटल के मामले में मानूंगा कि हॉस्पिटल जो है एक हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस होगा, बट डॉक्टर्स को इंडिविजुअल क्लिनिक या स्मॉल सेटअप करने के लिए कोई ऐसा कैपिटल नहीं लगता जितना और किसी बिजनेस में लगता है। तो जितनी जल्दी हो सके उसको शुरुआत कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। हाँ, उसमें उसके बारे में इतना नहीं हेजिटेशन रहते हैं कि यार मैं कैसे मैनेज करूँगा, एंड मतलब मैं क्रिटिसाइज उनको भी करता हूँ। मेरे दिमाग में क्या आता है, जो कोई डॉक्टर किसी मतलब मेडिकल स्टोर के बाजू में अपनी खोल करके मतलब मेडिकल स्टोर वाले ने ओन किया हुआ वहाँ जाके बैठ जाता है, मैं थोड़ा उनको आलसी मानता हूँ भाई। मतलब दैट इज अगेंस्ट द आपके एथिक्स के अगेंस्ट भी है वो। भाई आपने एक मेडिकल स्टोर शॉप ने आपको थोड़ी सी जगह दे दी और आप बैठ गए, इट मीन्स इट इज़ अ क्विड प्रो वाला जो रिलेशन है वो आपने ही एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई मैं इसकी जगह पे बैठ रहा हूँ, इसका किराया ये भर रहा है, तो अब मैं जो दवाई लिखूंगा तुम यहाँ से खरीदो। क्या दवाई वो दे रहा है वो भगवान जानते। तो मुझे लगता है ये डॉक्टर्स को इससे बचना चाहिए। मैंने क्लिनिक नहीं खोला था, मुझे 10 जगह से ऑफर आए, मैंने कभी दिस इज वन मिस्टेक टू अवॉइड। यस डेफिनेटली यू शुड अवॉइड इट। क्यों करना भाई, बिकॉज आप इससे अपना ब्रांड डाइल्यूट करते हो। अगर आप खुद से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली फर्स्ट इंस्टेंस आप अपना ब्रांड, आप अपनी खुद की इमेज ही डाउन करते हो। इसका मतलब है कि भाई आप अब इसका आपने एक ऐसा रिलेशन में अपना बिजनेस शुरू किया है मतलब जो नहीं होना चाहिए। जी अंडरस्टूड है ना। अब सर ओपीडी सक्सेसफुल हो जाती तो एक कैसा पॉइंट आता है ओपीडी करते करते, वो कैसा पॉइंट होता है जब हमको लगता है कि नहीं यार अब एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम, और सोच तो लिया अभी एग्जीक्यूट कैसे होगा, फंड कैसे आएंगे। हालांकि ये जो आप मेरे से पूछ रहे हैं मतलब मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस उस मामले में कम है, बट यस आई एम ऑन दैट स्टेज। नंबर एक तो ये रहता है कि जब आपके पास फिर काम इतनी वॉल्यूम में आता है कि आपको अपना कंसोलिडेट करना होता है काम। अभी क्या होता है, व्हेन यू हैव अ क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक और आपकी एक रनिंग प्रैक्टिस है, तो आप अलग अलग हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट होते हो। एक केस आपका इस हॉस्पिटल में है, दूसरा केस उस हॉस्पिटल में है, एंड मल्टीपल जगह जा करके आपको काम को एग्जीक्यूट करना है, उसमें डिफिकल्टी होती है। सेकेंड थिंग, आपको लगता है कि अब ये प्रोटोकॉल्स, भाई ओपीडी के प्रोटोकॉल्स तो आपके चल रहे हैं, लेकिन जब पेशेंट आईपीडी होता है तो वो उस पर आप हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, आप फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो बिकॉज पेशेंट आपके वहाँ से जाते हैं, तो यू कैन कंट्रोल ऑन दैट, बट स्टिल तो फिर लगता है कि हाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल खोलने का पर्पस भी ये होना चाहिए मुझे लगता है, ये नहीं कि भाई आई विल अर्न मोर, आई विल सर्व द बेटर क्वालिटी बाय ओपनिंग माई ओन सेटअप। कि भाई मैं अपना सेटअप खोलूँगा तो मेरे प्रोटोकॉल्स से काम होगा, जो मुझे चाहिए पेशेंट की केयर वो होगी, जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन पेशेंट को सप्लाई होना चाहिए वो होगा, या डायग्नोस्टिक इस क्वालिटी का होना चाहिए, या पेशेंट को मिलने वाली अदर सर्विसेज। तो मुझे लगता है उस एरिया पे फोकस होना चाहिए। एंड कैपिटल के बारे में मैं बात करूँगा कि भाई आपके जितने चादर है उतना पैर पसारते जाइए। मतलब जब आपके पास देयर शुड बी नो हरी इन डूइंग दैट कि भाई मेरे को आज ही हॉस्पिटल खोलना है। भाई आपके पास जब उतना कैपिटल का अरेंजमेंट है, डेफिनेटली हर चीज़ आप कैश अरेंज नहीं करके रखोगे। लोन्स आप अपनी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से लोन आप ले सकते हो एनी टाइम। डॉक्टर्स के लिए लोन लेना या किसी बिजनेस के लिए लोन लेना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, बट उसमें भी एक चीज़ मुझे लगता है जो ध्यान रखने वाली है कि वहाँ भी डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ भाई मैंने हॉस्पिटल खोला है, अब ये आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार अब इसको भरना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका डिक्लाइन का पॉइंट आएगा। वो आपको लगे भरना है, इट मीन्स देन अगेन दैट सर्किल विल स्टार्ट की क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है एक फाइन लाइन होना चाहिए। डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल बिजनेस, आप इसको बिजनेस बोल सकते हैं डेफिनेटली, बट इसमें एक थोड़ी सी फाइन लाइन है बिजनेस केस में। वो फाइन लाइन कभी क्रॉस नहीं होगी तो मुझे लगता है आपका अपना कैरियर
लंबे समय तक अच्छा चलेगा कि आपकी ट्रस्ट वैल्यू जो है उसको बचा करके फिर बिजनेस आगे बढ़ेगा। नेचुरली आपका फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोफेशनल सर्विसेज देना, एंड जो उसकी अर्निंग है वो उसका बाई प्रोडक्ट है और वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब आपके पास काम आता है तो उसके साथ उसका बाई प्रोडक्ट आता है, लेकिन आपका गोल नहीं होना चाहिए वो। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सो लाइक बिजनेस लेसन जो ऐसे हैं कि एक ओपीडी से हॉस्पिटल का जो ट्रांजिशन होता है, इट्स मोर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज, बेटर क्वालिटी ऑन योर नॉर्म्स, कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे तरीके से हो, सेंस ऑफ ओनरशिप उसमें होनी चाहिए। और अगेन द रोल ऑफ पॉज हियर। यस, एंड मोर आई विल से कि whenever you start something new you should ask yourself कि what value addition I have done in that। भाई आज जबलपुर में 150 हॉस्पिटल्स हैं supposedly, so when you are going to open a hospital you should ask a question by yourself कि मैं जबलपुर को क्या वैल्यू एडिशन कर दूंगा। क्या 151वां अस्पताल में खोल दूंगा तो क्या हाउ इट विल एड टू द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द जबलपुर। उस क्वेश्चन को फुलफिल करोगे, हाँ भाई जबलपुर में आज ये नहीं है तो हम ये सर्विस ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक दैट। मुझे लगता है उस तरह के क्वेश्चन और उस तरह के गोल डिफाइन करके फिर अगर कोई हॉस्पिटल को खोलेंगे तो मिलेगा भी, आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। व्हेन यू विल ऐड द वैल्यू तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और अगर वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो फिर भेड़ चाल जो है उसमें हाँ भेड़ चाल, क्योंकि मेरे दोस्त ने खोला है इसलिए मुझे खोलना है, तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी द गोल। क्या काम आज जबलपुर में नहीं होता है वो हमने इसमें और एड ऑन करके अगर हम करेंगे या फॉर एनी रीजन तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, वो मुझे लगता है वो गोल होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है जो आपका ब्रांड पथरी के सक्सेसफुल होने में एनी टर्निंग पॉइंट या कोई स्टोरी या लर्निंग ऐसा कुछ रहा है जो लोगों को इंस्पायर कर सके? हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि क्या होता था, मैं अभी भी मैं डॉक्टर से जो बोलूँगा ये बोलूँगा कि ठीक है इनिशियल कुछ फाइनेंशियल आपके जब आप आते हो प्रोफेशनल लाइफ में तो यू हैव टू डू अ फिक्स सैलरी जॉब। तो मैं फिक्स सैलरी जॉब करता था और मैं एक कॉन्फ्रेंस में एक सीनियर डॉक्टर हैं जिनको मैं हैदराबाद से जानता था, तो उनसे मेरी जस्ट ऐसी कैजुअल मीटिंग हुई। तो उन्होंने बोला अरे क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला सर वही है जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ही इज़ अ हॉस्पिटल ओनर, ही ओन्स द चेन ऑफ द हॉस्पिटल्स। तो उन्होंने बोला कि एक सिंगल सेंटेंस में उन्होंने बोला देख तेरे को कुछ करना है ना तो सबसे पहले तू वो सैलरी वाली जॉब छोड़ दे भाई। दैट वाज हिज सेंटेंस। मेरे को ये बात दिमाग में थोड़ी लगी कि सैलरी वाली जॉब छोड़ दो, है ना। तो देन मैं वहाँ से वापस आया, उस समय मतलब मेरा माइंड क्लियर हो गया कि अब मेरे को सैलरी वाली जॉब छोड़ना है। तो 2-3 महीने में मैंने वो काम को एग्जीक्यूट किया। तो यू कैन से कि हाँ वो टर्निंग पॉइंट था कि मैंने एक माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ यार, क्योंकि जब आप सैलरी लेते हो तो आप एक अपनी कंफर्ट जोन में रहते हो। उस समय आप अपने लिए अपने ब्रांड के लिए काम नहीं कर रहे होते, उस समय आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। तो जब आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जब आओगे तभी आप उस पर लगन से उसमें काम करोगे। क्लिनिक में भी अक्सर मैंने देखा है जो डॉक्टर्स किसी दूसरे की ओन्ड प्लेस में जा कर के बैठते हैं वो कभी बैठते नहीं है। वो तो उनको जब फ़ोन आएगा कि डॉक्टर साहब मरीज आए तो आएंगे, और ऐसे में प्रैक्टिस बिल्ड नहीं होती। प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी जगह ओन करनी पड़ेगी, उस पर बैठना पड़ेगा, शुरू में आपको खाली भी बैठना पड़ेगा, फिर ग्रेजुअली तभी वो फायर आता है अंदर हाँ प्रूव करने का। आपके पास खाली समय होता है। मान लीजिए आप शुरू में खाली हो तो आप चीज़ें डिज़ाइन करोगे अपने लिए कि यार हाँ मेरे को ये करना है, अभी मैं खाली बैठा हूँ, तो आप CME ऑर्गेनाइज करने का सोचोगे कहीं पे, मतलब वॉट एवर, बट आपका दिमाग चलेगा उस काम को करने के लिए। तो वो मुझे लगता है सबसे पहले तो इनिशिएट करने का काम करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग सर हम सक्सेस की बहुत सारी बातें करते हैं ना, बट कोई फेलियर की बात नहीं करता। ऐसा कोई मिस्टेक या फेलियर रहा हो जिसको अगर आप बैक में जाके ठीक करना चाहें तो चीज़ें और बेटर हो जाती, ऐसा कुछ? यार मैं हर चीज़ के पर्सपेक्टिव चेंज होते जाते हैं जी। जैसे आप अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में अगर देखो, जैसे मेरा पहली बार PMT में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा यार वहाँ फेल हो गया, मैंने शायद वो तैयारी करी होती तो अच्छा रहता। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार मैं वो फेल हुआ इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिला। फिर जैसे प्री PG का मैंने आपको बताया कि वहाँ भी ये हुआ कि भाई उसको आप उस टाइम पीरियड में बोलोगे कि इट वाज अ फेल्योर, कि यार मुझे MBBS के ड्यूरेशन में अच्छी पढ़ाई करनी थी यार, मेरे ने इंटर्नशिप में जाके मैंने टाइम बर्बाद किया, और सो मुझे रिवाइज करने का अगर समय मिले तो मैं इंटर्न में अच्छा पढ़ूंगा।
बट आप इवेंचुअली देखोगे कि वही आपकी सबसे बड़ी लर्निंग थी जो आपने जोबर्ट में 6 मंथ इंटर्नशिप किया। तो मुझे लगता है कि सक्सेस और फेल्योर बहुत ट्रांजिएंट वर्ड है। एक टाइम पीरियड में जिसको आप सक्सेस बोलते हो सकता है वो फेल्योर हो, और जिसको आप फेल्योर बोलते हो सकता है वही एक्चुअल सक्सेस हो। ये भी होता है। बिल्कुल सर। तो देयर इज नथिंग फेलियर। अब एक टाइम गुजरने के बाद एक लर्निंग ज़्यादा रहती है। यस, यू काउंट इट एज एन एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट एज अ सक्सेस और अ फेल्योर। सर इसके बाद ना एक जो हमने कुछ व्यूअर्स से क्वेश्चन लिए हैं, हाँ। हमारे जो व्यूअर हैं बियॉन्ड द मेट्रो के, उनके जो मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन उसमें से एक है, वो एक सोशल मीडिया आज की जनरेशन बहुत देखती है। एक बहुत वीडियो वायरल होता है जिसमें कोई बाबा झाड़ता है और पीछे से पत्थर निकाल कर देता है पथरी में तो लोग वो जानना चाहते हैं व्हाट इज ट्रुथ बिहाइंड दैट। उस ट्रुथ को मैं अपने मरीजों को जैसे बताता हूँ। आपने वो सांप वाली स्टोरी सुनी होगी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। सांप में क्या होता है भाई, सी 95% जितने सांप हैं, स्नेक्स हैं, जी, दे आर नॉट पॉइजनस। यस यस। तो उनको झाड़ने फूंकने का प्रोग्राम कैसे चलता है? भाई आपके पास 20 सांप काटने वाले लोग आएंगे और आप कोई भी मंत्र पढ़ दीजिए, उन 19 लोगों को ठीक हो जाना है। यस। एक जिसमें पॉइजनस स्नेक होगा वो नहीं बचेगा। तो फिर उनको ये भी मिल जाता है, अच्छा चलो ठीक है 19 को तो बचा दिया, एक को नहीं बचा पाए। तो सेम थिंग हैपन विद स्टोन। स्टोन क्या है, छोटे साइज के स्टोन कॉमन है। 4, 5, 6, 7, 8 mm तक के स्टोन नेचुरली कुदरती तौर पे गिरना ही है। थोड़ा बहुत पेन होगा, दर्द होगा, ये नेचर का मैकेनिज्म है गिरने का। तो स्टोन आएगा, स्टोन फंसेगा, स्टोन गिरेगा, एक ही नेचर की प्रोसेस है। और लगभग 70 to 80% केसेस में ये होने वाला है। यानी 10 में से 8 लोगों को दर्द उठाया तो वो ठीक होने वाला है, पत्थरी निकलने वाली है। अब कोई ट्रिक करके और आपको स्टोन दिखा दे और फिर बाद में हफ्ते 10 दिन बाद आप जाके जांच कराएं तो भाई वो तो ट्रिक है। तो मतलब ये ट्रिक है बेसिकली। और जो नहीं गिरने होते हैं वो नहीं गिरते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो शायद हम लोग बजाय हॉस्पिटल खोलने के ऐसे एक आध बाबा को हायर कर लेते थे। सर एक क्वेश्चन हमारे MBBS स्टूडेंट्स का रहता है, एक यूरोलॉजिस्ट कमाता कितना है? तो इसका आंसर उनको मोटिवेट करेगा कि उन्हें ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करनी है। नहीं, मैं देखो, एक तो मैं बोलूँगा कि ऐसा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है ये सही प्लेस नहीं हो पाता है क्वेश्चन। रीज़न ये है, पहली बात तो सिर्फ इस क्वेश्चन के आधार पर कि कितना कमाता है व्यक्ति, आप अगर ब्रांच का सिलेक्शन करने वाले हैं तो ये आपको परेशानी में डालने वाला है। सबसे पहली तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि भैया मेरे को पसंद क्या है। ओके भाई आपको अगर मेडिसिन पसंद है लेकिन यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा कमाता है और आप यूरोलॉजिस्ट बनने जाओगे तो आप प्रॉब्लम खुद के लिए भी करने वाले हो, सोसाइटी के लिए भी करने वाले हो। तो फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क योरसेल्फ कि आपको क्या है। भाई कुछ लोगों का सर्जिकल एप्टीट्यूड है, उनको सर्जरी करना पसंद है, उनको सर्जन बनना चाहिए। कुछ लोगों का मेडिसिनल एप्टीट्यूड है, भाई वो अच्छा ब्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग लगा करके अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन उनको खून देख के डर लगता है, वो डेयरिंग स्टेप्स नहीं ले सकते। उनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। तो मुझे लगता है वो कमाने वाला प्रश्न बाद में आना चाहिए। सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको अपना काम आता है तो कोई मेडिकल की ऐसी ब्रांच नहीं है जो अच्छा कमा के ना देती हो। मुझे आप किसी भी ब्रांच का नाम लेके दे दीजिए, मतलब किस एनी ब्रांच के सक्सेसफुल पर्सन का आप नाम ले लें। ऑप्थेल्मोलॉजी हमारे समय में सबसे लास्ट में उठती थी सर्जिकल ब्रांचेस में, बट यू सी द हाईएस्ट अर्नर्स आर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एनी ENT ब्रांच को ऐसा जब आप प्री PG की काउंसलिंग में जाओगे तो ENT को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। ENT के पहले तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच उठा लेते हैं लोग। बट सी एनी ENT पर्सन हु इज सक्सेसफुल, जो अपना काम अच्छे से करता है। कितने से लोग कॉकलियर इम्प्लांट कर रहे हैं, आप कर लीजिए कॉकलियर इम्प्लांट, यू विल अर्न लाइक एनीथिंग। तो अर्निंग एक सेकेंडरी चीज़ होना चाहिए, पहले तो एक्सीलेंस अचीव करना होगी। भाई हमें क्या करना है, आप अच्छे पैथोलॉजिस्ट हैं, आपका काम भी इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल पैथोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, आप नाम गिन लीजिए तो गिनती के जो लोग करते हैं उनके पास इतने सैंपल्स हैं कि वो रिपोर्ट ही नहीं कर सकते, उनको 4 पैथोलॉजिस्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन, हाँ ये आप वो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपने मुझे कितना कमा दें, तो इफ़ यू डू फिक्स सैलरी जॉब तो लगभग सारी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी का जो फिक्स सैलरी स्टेटस रहता है 2.5 to 3 लाख रुपीज़ अ मंथ, वो आपको सैलरी मिल जाएगी किसी भी जगह जब आप एक यूरोलॉजिस्ट बन जाओगे। बट व्हेन यू कम इन प्राइवेट प्रैक्टिस तो फिर वो आपके ऊपर है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना काम करते हैं, तो यू कैन नॉट लाइक एनीथिंग। एक सर्जन का डे टू डे लाइफ, मतलब
हर किसी को सक्सेस दिखता है, ग्लोरी दिखता है, बट डे टू डे स्ट्रगल, वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे आपका दिन शुरू होता है, कितने बजे ख़त्म, कैसे बच्चों को समय दे पाते हैं, कैसे परिवार को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम मेंटल हेल्थ। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। होता क्या है कि जब आप उतने सक्सेसफुल नहीं है तब आपके पास टाइम होता है, तो आप उस समय वो अप्रिशिएट नहीं करते कि आपके पास इतना टाइम है, आप फैमिली को दे सकते बच्चों। द मोमेंट यू बिकम बिजी, तो बिजी होते समय फिर वो टाइम जो नहीं बचता है, फिर वो लगने लगता है कि अरे टाइम भी होना चाहिए था। बट मैं ये बोलूँगा यूरोलॉजी एज सच ब्रांच के रूप में, वैसे अदरवाइज इस मामले में ठीक है कि भाई इसमें कोई बहुत इमरजेंसी वाला काम नहीं रहता है। तो एक बार आपने अपना काम फिनिश कर लिया तो आप घर में चैन की नींद सो सकते हो, जनरली आपको इमरजेंसीज नहीं आएंगी। मेरा जहाँ तक है तो मैं सुबह 6-7 बजे उठता हूँ। मेरे उठने के साथ मेरे बच्चे उठते हैं, उनको तैयार करना मुझे अच्छा लगता है। वो स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल के लिए ड्रॉप किया और उसके बाद लगभग 7:30-8 बजे के लगभग मैं लगभग अपने लिए 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय निकालता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करता हूँ। 9-9:15 बजे ब्रेकफास्ट करके मैं घर से निकल लेता हूँ। मोस्टली 9 से 11-12 बजे तक मेरे फर्स्ट स्लॉट में केसेस शेड्यूल रहते हैं सर्जरी के, तो उस समय में जो भी सर्जिकल केसेस हैं 2-3 वो करता हूँ। फिर मेरा ओपीडी टाइम रहता है 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक, तो जितने भी ओपीडी अपॉइंटमेंट हैं वो सेटल करता हूँ। फिर लंच ब्रेक लेता हूँ आधे घंटे का। फिर उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक फिर सर्जरी के शेड्यूल रहते हैं, तो फिर 6 बजे सर्जरी फिनिश करके फिर इवनिंग के अपॉइंटमेंट रहते हैं 8 बजे तक। तो मोस्टली 8-9 बजे तक राउंड वगैरह फिनिश करके घर पहुंच जाता हूँ। तो यू कैन काउंट कि लगभग स्टिल 12 आवर में आपको मैनेज 12 घंटे काम करना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेन जी के लिए, जेन अल्फ़ा के लिए, जो कि एकदम इंस्टेंट सक्सेस देखते हैं और उनको टाइम जो मैनेजमेंट है इस जनरेशन का थोड़ा अलग है, मुझे लगता है। कई बार ये भी लगता है बहुत सारे लोगों को आपको लौटाना पड़ता है, मतलब इस स्टेज पे आप सबको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आपको भी बैलेंस करना है। आप रात में 12 बजे तक बैठे रहिए तो भी आपके पास काम है, आप 24 आवर्स करेंगे तो भी काम है। बट मुझे लगता है उतना काम करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वो प्रोफेशन के लिए भी ठीक नहीं है। अगर सारा काम मुझे ही करना है तो जो अदर प्रोफेशनल्स हैं उनको आके जगह कैसे मिलेगी, उनको भी सेटल होना है। दूसरा यह कि फिर आप अपने पेशेंट्स को भी जस्टिफाई नहीं करोगे। इफ़ यू आर ओवरलोडेड तो आप जस्टिफाई सर्जिकल फील्ड में नहीं कर पाओगे, फैमिली को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है इवन स्टिल आई फील कि आई एम वर्किंग ऑन कि मुझे ये काम को कैसे मैं कम करके लाऊं, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है। मोस्टली टीम का एक्सपांशन होने से ये टाइम बच जाता है। सर आपको देख के वैसे ऐसा लगता तो नहीं है, कोई स्ट्रेस होता होगा, बट क्या डॉक्टर अंकित फुस्केले को स्ट्रेस होता है तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, स्ट्रेस तो देखो होता है, ये बात सच है, लेकिन हाँ स्ट्रेस के मैनेजमेंट आना चाहिए। उतना लेवल का मुझे कभी नहीं होता कि मैं मतलब किसी चीज़ से मतलब मुझे वो हो, बट ग्रेजुअली आई थिंक टाइम जो है वो आपको करता है। जैसे मैंने बताया शुरू में जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो छोटा कॉम्प्लिकेशन भी आपको, पार्षद जी भी आ जाते आपको बुला लेते थे, और फिर वर्स्ट केस सिनेरियो आप इमेजिन कर लेते हो व्हाट वर्स्ट कैन हैपन। तो जब आपको ये समझ में आता है कि यार, और सब टाइम बाउंड है भाई, अगर कभी बुरा समय चल भी रहा है तो वो उसका भी एक टाइम लिमिट है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। स्पिरिचुअल हो आप, भगवान को मानते हो? हाँ। अच्छा, उसका कितना रोल रहता है मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ में स्पिरिचुअलिटी का? बहुत रहता है। मुझे लगता है स्पिरिचुअल आपने अच्छा, मुझे लगता है हर किसी को तो कुछ फिलॉसफी होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहना चाहिए अप टू द बैकग्राउंड कि भाई सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। सारा ईगो भी उसी से आता है जब आप सोच लेते हो कि सब परमानेंट है। परमानेंट तो कुछ है नहीं भाई, आप खुद परमानेंट नहीं हो, आपकी प्रैक्टिस भी परमानेंट नहीं है, जो आपने एसेट्स बनाई हुई हैं वो भी परमानेंट नहीं है, इवन योर बॉडी इज़ नॉट परमानेंट। तो व्हेन देयर इज़ नथिंग लाइक परमानेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, तो वो माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो सक्सेस से बहुत खुश होने का नहीं होना चाहिए, तो एक और फेल्योर को भी बहुत एज ए फेल्योर नहीं लेंगे, वो फिलॉसफी अपने अंदर में इन डेप्थ होना चाहिए, इट विल हेल्प। तो प्रैक्टिस में आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 साल एज ए यूरोलॉजिस्ट हो चुके हैं और शहर में भी काफ़ी समय आप दे चुके हैं। अभी भी इस समय कोई अगर यंग यूरोलॉजिस्ट किसी Tier 2 या Tier 3 टाउन में आता है, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी उसका सक्सेस की, करियर ग्राफ की, या फिर ये फील्ड सैचुरेटेड हो चुकी है?
मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि बहुत सैचुरेशन है। अच्छे प्रोफेशनल्स को तो हर जगह अभी जगह मिलेगी। हाँ, यूरोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो यूरोलॉजी अभी ऑफ लेट पिछले 4-5 साल में जरूर हुआ कि नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स ज़्यादा आ रहे हैं। पहले सीटें बहुत लिमिटेड थी, सुपर स्पेशलिटी की सिर्फ MCH था, फिर उसमें DNB ऐड हुआ और अब थोड़ी गवर्नमेंट लिबरल है तो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं। उस नंबर ऑफ प्रोफेशनल के से निकलने से एक डिसएडवांटेज प्रोफेशनल्स को ये हुआ कि उनकी ट्रेनिंग का पार्ट इफेक्ट हो गया। भाई जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके पास काम उतना ही है, लेकिन प्रोफेशनल्स बढ़ा दी, सीट बढ़ा दी। भाई जहाँ पे पहले 2 लड़के MCH कर रहे हैं वहाँ 4 को करा देंगे, तो उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। तो मेरा नए लोगों को ये है कि भाई फील्ड में आने के पहले ये डेस्परेट नहीं हो कि मेरे को इंडिपेंडेंट कल से ही काम करना है। कम लर्न, किसी सीनियर के साथ आपको अगर 1 साल या 2 साल स्पेंड करना भी पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पेशेंस रखें। क्या होगा जब आप फील्ड में आओगे, काम करोगे तो काम सबको बनने लगेगा, बट इंस्टेंटली एक दिन में नहीं बनेगा। नहीं, अगर आप अनप्रिपेयर्ड फील्ड में उतरे तो आपको वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट जब मैंने जब अपना DNB कंप्लीट किया तो मेरे बॉस ने मेरे को एक ही बात बोली, डोंट स्टार्ट प्रैक्टिस फॉर कमिंग 1 ईयर। वो उनका अच्छा रूल मेरे को लगा। मैंने कहा क्यों सर? उन्होंने यही बताया कि भाई फर्स्ट यू लर्न। आपने अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ाई करी है अपनी डिग्री में, फॉर 1 ईयर यू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस। एक बार आप लर्न कर लोगे फिर फील्ड में जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आप काम कर भी पाओगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फ्रेशली पास आउट होकर और जस्ट जंप इनटू द प्रैक्टिस। आपको तैरना आता नहीं है और आप फिर कूदोगे तो डूबने का के चांस बनेंगे। तो बिफोर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस किसी के साथ प्रैक्टिस करें, काम सीखें, कॉन्फिडेंस आ गया तो फील्ड में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको काम मिलेगा। काम इतना रहता है, आप और अच्छा काम करोगे। फिर वही सोचो आप कि मैं जिस शहर जा रहा हूँ तो मैं उसमें क्या वैल्यू ऐड कर दूंगा, क्या अभी जबलपुर में नहीं हो रहा है, मैं जबलपुर को क्या नया ला के दे सकता हूँ। तो आपको अपने आप ही एक ब्रेक मिलेगा उसमें। इसमें लाइक इज देयर जेंडर डिस्पैरिटी इन दिस ब्रांच? यूरोलॉजी में बहुत फीमेल यूरोलॉजिस्ट नहीं देखते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? नॉट जस्ट यूरोलॉजी, इफ यू से सर्जिकल फील्ड में जेंडर की डिस्पैरिटी है। पहले तो आप शुरू करें मेडिकल फील्ड से, तो एंट्रेंस के टाइम पे भी आप देखोगे कि 50-50 का तो रेशियो नहीं रहता था। अगर 140 का हमारा बैच था तो जहाँ तक मुझे याद है कि 40 लड़कियाँ होती थी और 100 लड़के होंगे, लगभग इतना डिफरेंस था। अलग अलग ब्रांचेस में फिर आप देखोगे कि जैसे ही लेडीज़ का सिलेक्शन होगा तो उनकी ब्रांचेस रहेंगी रेडियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, या फिर थोड़ा सा पैराक्लिनिकल ब्रांचेस, पैथोलॉजी लेंगी लड़कियाँ, ऑप्थेल्मोलॉजी ले लेंगी, लेकिन सर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स में आप नहीं देखोगे उनको। थोड़ा सा मस्कुलिन ब्रांच मानी जाती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जनरल सर्जरी भी लड़कियाँ खूब ले रही हैं। अब फिर सर्जिकल जनरल सर्जरी में जब आती हैं गर्ल्स तो फिर ऑप्शंस रहते हैं। और तो जो यूरोलॉजी है वो थोड़ा सा मेल जेनाइटल्स से डील करने वाली ब्रांच है, तो वहाँ फीमेल थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट कई पॉइंट पे रहती हैं। स्पेशली जैसे यूरोलॉजी का ही एक सब स्पेशलिटी एंड्रोलॉजी, तो कोई किसी को एंड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो शायद किसी फीमेल्स के पास जाए, मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं, फिर भी फीमेल कुछ यूरोलॉजिस्ट हैं, बट यू कैन काउंट देम। और इसके अलावा जैसे न्यूरो सर्जरी में भी फीमेल्स कम मिलेंगी। फीमेल्स अगर सर्जरी करती हैं तो जनरल सर्जरी करेंगी तो फिर वो प्लास्टिक सर्जरी या पीडियाट्रिक सर्जरी इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं, एज अ जनरल सर्जन प्रैक्टिस करती हैं। तो इट्स लाइक मोर सोशल टैबू कि वो प्रेफर नहीं करते एंड्रोलॉजी या मेल की, फीमेल डॉक्टर्स। या बोल सकते हैं कि लंबा सा भाई देखो, जो आपका कंज्यूमर है उसका कंफर्ट भी तो देख रहा है। वही तो, अगर आप, हालांकि एक्सेप्शन हर जगह हैं, बहुत सारे मेल्स अच्छे टॉप लेवल के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी मिलता है, बट यूजुअली प्रेफरेबली तो फीमेल्स ही नंबर से आप वो देख सकते हो, वो डिस्पैरिटी गायनेकोलॉजी ब्रांच में। तो मुझे लगता है वैसा ही कुछ यूरोलॉजी के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन सर, अभी तक का बहुत अच्छा रहा। अब मैं कुछ फाइनल वर्ड्स आपके सभी, एक तो एक यंग पर्सनल जो कि एक मेडिकल करियर ऑप्ट कर रहा है उसके लिए आपकी क्या करियर एडवाइस है, बिजनेस एडवाइस? सेकंड, फॉर आम जनता को यूरोलॉजी हेल्थ के रिगार्डिंग कैसे वो हेल्दी रहें, कैसे अपने सिम्टम्स को जल्दी पहचानें, दोनों के लिए क्या एक मैसेज रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए तो यही बोलूँगा कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, अपनी पसंद को पहचानो कि क्या तुमको पसंद है करने का, और फिर जिस काम को एक बार चूज़ कर लिया उसको अच्छे से करो। अच्छे से करोगे तो सक्सेस मिलेगी। इसको काम को एज अ बर्डन नहीं लें, किसी भी काम में है इनफैक्ट। तो अगर वो भी इसको
दिल से करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। जहाँ तक आम जनता की बात है तो मैं आपको थोड़ा सा डूबूंगा। आम जनता के लिए अगर आप एक बुंदेलखंडी में मैसेज दे देंगे तो उनको थोड़ा सा कनेक्टेड फील लगेगा। जबलपुर के आसपास महाकौशल वाली जनता है, हाँ, तो वो आपका बुंदेलखंडी सुनना चाहते हैं, अगर आप उनको मैसेज दे देंगे। तो भैया हर जो आम जनता से जा कह रहे हैं कि भैया अपनी सेहत को ख्याल रखने है ना। क्या है कि पैसा तो सब कोई कमा सकता है, पैसा हाथ से चलो जाए कछु नहीं है। शरीर अगर हाथ से चलो गो तो कछु नहीं बचे। तो शरीर बचावे के लाने का कर रहे हैं। सोच, अब पूरे शरीर की गारंटी तो हम नहीं ले रहे, लेकिन किडनी की हम बताएं दे रहे हैं। किडनी में क्या है कि अपन अच्छा पानी पियत रहो, तो पानी अगर अपने पियो तो फिल्टर होकर किडनी की सफाई अच्छी होती रही, किडनी अपनी साफ़ है, पथरी नहीं बने। और भाई क्या है कि जो देसी झाड़ फूंक वाली चीज़ें कछु जगह काम तो आ जाती, लेकिन सब जगह नहीं आए। तो अब आज के समय में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सब जगह उपलब्ध हैं। तो अगर कोई भी किडनी से संबंधित किडनी मानो दाएं तरफ में या बाएं तरफ में कोई तरफ दर्द हो गए, पेशाब में जलन हो गए या पेशाब संबंधी कछु समस्या लग गए, तो भाई अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाओ। छोटी मोटी जांचें हुई हैं, सोनोग्राफी, कुछ खून पेशाब की जांचें जैसे CBC, क्रेटिनिन, शुगर वगैरह। सो जो मोटी मोटी जो बीमारियां हैं वे सब पकड़ में आ जाती हैं और सब बीमारियां ठीक होने वाली रहती हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखो। Thank you so much, sir. It was so connecting. So thank you very much, sir, for coming in this podcast और हमको बहुत कुछ सिखाने के लिए। आपकी जर्नी से जो हमने सबसे ज़्यादा सीखा है वो सीखा है पॉज। कि कहीं भी कन्फ्यूजन आ रहा हो, पॉज लो और डिसाइड करो। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट, एक्सीलेंस इज इम्पॉर्टेंट, एंड मैनी बिजनेस लेसन राइट फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंज्यूमर सिलेक्शन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड सब कुछ। उसके साथ वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है, यंग लोगों को कैसे प्रैक्टिस शुरू करनी है, और एंटरप्रेन्योरशिप के न जाने कितने लेसन। ये सब कुछ है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। अंत तक इसे देखने के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और साथ ही ये भी बताइए कि आप और किस तरह के लोगों को इसमें सुनना चाहते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट चाहते हैं, ताकि हम आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकें इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अक्षय, और मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं जो कई बार आप अपने आप से खुद नहीं पूछते हो, लेकिन जब सामने की सीट पर बैठ करके कोई पूछता है तो आप दिल से उसका जवाब निकालते हो, और फिर आपको पता चलता है कि हाँ आप ऐसा सोच रहे थे। तो आपने हमें वो मौका दिया कि मैं खुल करके बात कर सकूं, और मैं बहुत एंजॉय किया। और मैं पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं, इतनी इस बिज़ी दिन में इतना समय निकाला। थैंक यू।